हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, यदि आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का महा मैराथन सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि बच्चे आज के इस महा मैराथन सेशन में हम लोग 20 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज के इस पूरे क्लास को ध्यान से कर लेते हो तो बच्चे आपके 20 मार्क आपके मुट्ठी में होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं और बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को काफी इजी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया बच्चे, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा हमारा, सेशन को फटाफट से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी ये आपको टाइम से मिल सकेगी। आइए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस को समझते हैं। अब आपका ग्रुप नंबर बी जो है यह क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें आप देखोगे कि आपको जो है 6-7 क्वेश्चंस पूछेगा, उसमें से केवल 4 क्वेश्चंस बनाना है आपको। ठीक है, 4 क्वेश्चंस 5-5 मार्क के 20 नंबर हो गए। इसके लिए जो है आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैदिक संहिता के बारे में याद रखोगे। वैदिक संहिता का क्या महत्व है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग आइए समझते हैं कि वैदिक संहिता का क्या महत्व है। अगर हम बात करते हैं बच्चे वैदिक साहित्य की, तो वैदिक साहित्य जो है यह हमारे भारतीय संस्कृति को समझाने के लिए, भारत की धर्मों को समझाने के लिए और यहाँ के दर्शनों को समझाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। समझ गए ना। इसके आधार पर हम अगर चर्चा करेंगे तो देखो यह काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे जो है हिंदू धर्म की नींव जान पड़ती है। मतलब हिंदू धर्म के नींव को स्थापित करने में वैदिक साहित्य जो है अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। वैदिक साहित्य जो है हिंदू धार्मिक ग्रंथों का मूल माना जाता है, जिसमें जो है आपको अनुष्ठान, भजन, दर्शन, इस सभी चीजों का जो है रूपरेखा मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो है हजारों वर्षों से हिंदू की मान्यताओं, प्रथाओं और परंपराओं को जो है आकार देने का काम किया है। मतलब बहुत पुराने समय से जो है यह हिंदू धर्म को क्या किया है बच्चे, तो बढ़ावा देने का काम कौन किया है, वैदिक साहित्य किया है। इसके साथ साथ इसमें दार्शनिक अंतर्दृष्टि भी देखने को मिलती है। दार्शनिक अंतर्दृष्टि की बात करेंगे तो देखिए उपनिषद के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जो वैदिक साहित्य का क्या है बच्चे, एक हिस्सा है। इसमें आप देखोगे अस्तित्व, आत्मा और ब्रह्मांड की प्रकृति, इन सभी चीजों के बारे में जो है शिक्षा प्रदान की गई है उपनिषद में। समझ गए ना। और उपनिषद जो है आपके किसके अंतर्गत आता है, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इसीलिए इन सभी में आपका जो वैदिक साहित्य है यह बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि किस प्रकार से जो है आत्मा और ब्रह्मांड की प्रकृतियों को समझाया गया है कि नहीं। इसके बाद जो है मानव के अस्तित्व के बारे में समझाया गया है, उसके जो है दार्शनिक शिक्षाओं को प्रदान की गई है। इसके बाद देखिए, तो इसके साथ साथ बच्चे जो है इसमें आपको हिंदू विचारधारा को प्रभावित करते हुए जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके साथ साथ जो है और भी कई सारे भारत की दार्शनिक परंपराएं हैं, उन सभी को प्रभावित करने का काम कौन किया है, तो वैदिक साहित्य किया है। समझ गए। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो इसमें अगला पॉइंट्स आ जाता है सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि वेदों में जो है हमारे भारत के संस्कृति के बारे में बताया गया है कि प्राचीन समय में हमारे भारत की जो संस्कृति रही है वो किस प्रकार से रही है, हमारे समाज की जो संरचना रहा है, हमारे समाज की जो कला, संगीत और भाषा जो है वह किस प्रकार की रही है, किस प्रकार से जो है वह हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। इन सभी प्रभावकारी तथ्यों को बताने का काम कौन करता है बच्चे, तो वैदिक साहित्य करता है। समझ गया ना। और वेदों की जो भाषा है वह संस्कृत है, और संस्कृत जो है प्यारे बच्चे यह भारत की बहुत सारी भाषाओं की जननी मानी जाती है। समझ गए ना। संस्कृत भाषा से ही जो है बहुत सारी भाषाएं उद्धत होकर आई है। इसलिए हमारी सांस्कृतिक और हमारे सामाजिक प्रभाव में जो है वैदिक साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए आगे देखेंगे, तो इसके आधार पर आप देखोगे कि ऐतिहासिक और भाषाई महत्व भी देखने को मिलते हैं इसके। जैसे कि वैदिक साहित्य जो है यह मानव विचार के सबसे पुराने अभिलेखों में से एक है, क्योंकि इसकी रचना जो है काफी पहले वैदिक युग में किया गया था। वैदिक युग का समय क्या है बच्चे, एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना, वैदिक युग का समय क्या है। समझ गए ना। तो देखिए इसकी रचना जो है वैदिक काल में की गई थी। तो वैदिक काल में जब इसकी रचना होती है तो काफी पुराना ये रचना है, काफी पुरानी ये साहित्य है।
जिसमें प्यारे बच्चे भारत के प्राचीन प्रारंभिक इतिहास के बारे में, समाज के बारे में, यहाँ के बोलचाल की जो भाषाएं हैं उस भाषा का विकास कैसे हुआ था उसके बारे में, और फिर जो है बच्चे इन सभी चीजों के बारे में एक संगठित रूप से क्या करता है, तो वैदिक साहित्य हमें जानकारी प्रदान करता है। जिसमें आप देखोगे भाषा संबंधी जो ज्ञान है, भाषा संबंधी ज्ञान जो कि मैंने आपको यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ाया था, पहला टॉपिक है कि नहीं, भाषा और लिपि का विकास, उसमें आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है एक लिपि का विकास हुआ और वह लिपि का संग्रह, एक भाषा का विकास हुआ और वो भाषा का संग्रह जो है प्यारे बच्चे एक तरीके से जो है इंडो यूरोपीय भाषा का एक परिवार बना लिया, जिसमें अलग अलग प्रकार की भाषाएं देखने को मिली, जिसमें मुख्य रूप से हम आर्य भाषा के बारे में जाने, है कि नहीं। आर्य भाषा के साथ साथ आपको कई सारी भाषाएं आपको मैंने, जैसे कि द्रविड़ भाषा हो गया, ये सारी भाषा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे जो है आपको महत्व समझ में आ गया होगा वैदिक साहित्य का। एक बार आप लोग बच्चे कमेंट करके बताना क्या आपको वैदिक साहित्य का जो महत्व है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न बच्चे क्या रहने वाला है, देखो आपका अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणाओं को समझाइए। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा लगभग इस बार के हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। अब बच्चे बात करते हैं अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष के संबंध में भारत की क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है और मैंने पहले यूनिट में आपको पढ़ाया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे ही होती है वैसे ही मानव सभ्यता का विकास भी होना शुरू हो जाता है। और जब मानव सभ्यता का विकास होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि समय का चक्र जो है मानव के जीवन में चलता ही रहता है। तो इसलिए जो है इसके साथ साथ जो है आपका समय और अंतरिक्ष भी जो है यह क्या होता है, अस्तित्व में आ जाता है, मतलब सामने आ जाता है। अब समय को लेकर के, अंतरिक्ष को लेकर के जो है विद्वानों में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलती है, क्योंकि काफी सारे अलग अलग तथ्य थे, अलग अलग तथ्यों में तो अलग अलग मतभेदता देखने को मिलेगी ही। तो यह मतभेदता जो है बाद में नियतिवाद के दृष्टिकोण को स्वीकार करके खत्म कर दिया गया और सभी विद्वानों ने जो है नियतिवाद के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। स्वीकार करने के साथ जो है समय की अवधारणाएं विकसित हुई और जैसे ही समय की अवधारणाएं विकसित होती है प्यारे बच्चे, तब लोगों का ध्यान जो है यह कहां जाता है, तो तारा और तारामंडल की तरफ जाता है। लोग जैसे ही तारा और तारामंडल होने का आभास करते हैं तो उसके बाद फिर से जो है उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है और जैसे ही उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, अब वो लोग जो थे प्यारे बच्चे वह तारा और तारामंडल यानी कि इस ब्रह्मांड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अंतरिक्ष के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए जब हम अंतरिक्ष के बारे में सोचेंगे, किसी भी टॉपिक पर सोचेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो मिलेगी ही। तो लोगों को ऐसा पता चलता है कि भाई अंतरिक्ष में जो है काफी सारे ग्रह हैं, काफी सारे नक्षत्र हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है ब्रह्मांड में बहुत सारे गतिशील पिंड हैं, जिसके आधार पर जो है क्या होता है, तो इसके गतिमान स्थिति के कारण या फिर इसके अंतराल के कारण क्या होता है, तो हमें समय का जानकारी मिल पाता है। क्या मिल पाता है बच्चे, समय का जानकारी मिल पाता है। प्राचीन काल से ही जो है भारतीयों को समय और अंतरिक्ष के बारे में विशेष रूप से ज्ञान था। लेकिन अगर आधुनिक काल की बात करेंगे बच्चे, तो आधुनिक काल में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है भारत में डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को माना जाता है कि नहीं। चलिए एक बात बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि वर्तमान भारत में जो है अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए इसरो कहां पर स्थित है प्यारे बच्चे, और इसरो का फुल फॉर्म भी आपको टाइप करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो वर्तमान समय में जो है आधुनिक भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको माना जाता है बच्चे, विक्रम साराभाई जी को माना जाता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण योगदान दिए अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने में। समझ गए ना। अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है भारत में, इसका प्राथमिक उद्देश्य है राष्ट्रीय हित में अंतरिक्ष तकनीकी और उसके अनुप्रयोगों का क्या करना बच्चे, विकास करना। क्योंकि देखिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो भैया भारत अपने आप में एक ऐसा समृद्ध देश है जिसमें जो है, जैसे अंतरिक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर के जो है भारत जब शुरुआत करता है तो इसकी बहुत सारी देशों के द्वारा जो है आलोचना की जाती है, बहुत सारा देश जो है मजाक बनाता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप सफलता की डगर पर आगे बढ़ोगे ना, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, पागलों की तरह मेहनत करोगे, तो तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हें रास्ते भटकाने का प्रयास करेंगे। समझ गए ना। लेकिन आपको भटकना नहीं है प्यारे बच्चे, आपको अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। और भारत ने भी वही किया। भले ही जो है काफी सारे देशों के द्वारा भारत का मजाक बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। और आने वाले समय देखो, अभी वर्तमान की स्थितियों की हम बात करें तो अभी जैसे कि हम लोगों ने कहां पर, चंद्रमा पर चंद्रयान भेज दिया
है कि नहीं। इस तरीके से बहुत सारे कारनामे जो है बच्चे अंतरिक्ष को लेकर के हमारे भारतीय इसरो संस्थान के द्वारा किया गया, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है आप लोग भारतीय अंतरिक्ष की अवधारणाओं के बारे में लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चा जी, अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है। अगला सवाल है वेद पर लेख लिखिए, जो कि मोस्ट वीवीआई रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए। वेद पर लेख। अब वेद के बारे में तो आप लोग जानवे करते हो भाई, वेद और वेद से हो गया ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ। वेद क्या है भाई साहब, आपका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि काफी प्राचीन समय में यह लिखा गया था, वैदिक काल में, है कि नहीं। वेद के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करते बच्चा जी, तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे ज्ञान होता है, ठीक है। और वेद को जो है यह वैदिक धर्म का आधार भी माना जाता है। किसका आधार माना जाता है बच्चे, वैदिक धर्म का आधार माना जाता है, क्योंकि इसके अध्ययन से जो है वैदिक धर्म का एक परंपरागत रूप स्पष्ट होकर आता है। वेदों के अंदर जिस धर्मों के बारे में चर्चा किया गया है, जैसे कि आपके हिंदू धर्म हो जाते हैं, तो हिंदू धर्म की एक परंपरागत चर्चाएं जो है आपको कहां पर देखने को मिलती है बच्चे, आप कहोगे गुरुजी वैदिक साहित्यों में देखने को मिलता है, हमें वेदों में देखने को मिलता है, समझ गए ना। वैदिक काल में मनुष्य के प्रकृति के मानवीकरण के द्वारा जो है अपने देवताओं को प्रतिष्ठित कर लिया था, और फिर जो है इन्होंने क्या किया, तो उस काल में जो है लगभग 33 देवी देवताओं को क्या किया था, स्वीकार किया था। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो आपकी जो वेद है इसकी कुल संख्या जो है 4 हो जाती है। ये सब भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब कौन कौन सा वेद है, तो आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अब यहां से देखो, अगर बात करेंगे हम बारी बारी से सभी वेदों पर, तो सबसे पहले याद रखना ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है प्यारे बच्चे यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाता है आपका, आप कहोगे गुरुजी ऋग्वेद हो जाता है, जिसमें आपको 10 गो मंडल देखने को मिलेगा, 228 सूक्त देखने को मिलेगा और 10,580 जो है ऋचाएं यानी कि मंत्र देखने को मिलेगा, जो कि देवी देवता से संबंधित है। और इसकी रचना काल की अगर बात करेंगे बच्चे, तो इसकी रचना जो है लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 ईसा पूर्व वर्ष जो है पहले किया गया था आपके ऋग्वेद की रचना, जिसमें आपको देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह देखने को मिलता है। काफी सारे मंत्र जो हैं, जिसको 10 मंडलों में बांटकर प्यारे बच्चे क्या किया गया है, तो वर्णित किया गया है। हालांकि इन सभी चीज से रिलेटेड क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, यूनिट नंबर 1 की क्लास देखिएगा, जिसमें आपको ये सारा चीज देखने को मिल जाएगा। आगे बच्चे बात करेंगे यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में जो है आपको यज्ञ और हवन के नियम के बारे में बताया गया है। जैसे पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो सब यज्ञ बहुत ज्यादा किया करते थे, अश्वमेध यज्ञ, तो मान लीजिए डिफरेंट टाइप के यज्ञ हुआ करते थे, है कि नहीं। तो उस यज्ञ के लिए या फिर एक हवन होता है ना, जैसे मान लीजिए क्या होता है, तो एक चौखुट आकृति बना करके इसमें जो है घी के और फिर लकड़ियों का अनेक डिफरेंट टाइप के लकड़ियां, धूप वगैरह को जला करके जो है हवन किया जाता है। तो इस सब के हवन का क्या नियम है, यज्ञ का क्या नियम है, इन सभी नियमों का चर्चा जो है बच्चे आपके यजुर्वेद में देखने को मिलती है। अर्थात आप कह सकते हो कि आपका जो यजुर्वेद है प्यारे बच्चे, यह कर्म कांड से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चे, कर्म कांड से संबंधित है, ठीक है। जिसमें आप देखोगे कि तात्कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है। यजुर्वेद में किस पर प्रकाश डाला गया बच्चे, आप कहोगे सर तात्कालीन, यानी कि उस समय के, जिस समय यह आपका यजुर्वेद लिखा गया था, उस समय के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी चर्चाएं की गई है। आगे देखेंगे अगला वेद जो है भैया आपका, वह है सामवेद। अब स से साम और स से संगीत, है ना, यानी कि आपके जो है बच्चे सामवेद में क्या देखने को मिलते हैं, तो संगीतों का संग्रह देखने को मिलता है। इसमें टोटल जो है 1549 गो क्या है मंत्र हैं, लेकिन जिसमें अधिकांश मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद की बात करेंगे बच्चे, तो टोटल 79 गो मंत्र जो है आपका किसके अंतर्गत आता है, सामवेद के अंतर्गत। बाकी के जो मंत्र है वह किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। अगला नंबर देखो, अगला नंबर बच्चा जी आपका है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद की बात करते हैं तो इस सबसे जो है बाद में लिखा गया सबसे नवीनतम वेद है, जिसमें आपको वर्तमान समय में जो भूत प्रेत की बात होती है, जादू टोना की बात होती है, इन सभी के लिए जो मंत्र होता है कि नहीं। जैसे मान लो किसी को भूत पकड़ लिया तो लोग भक्ता के पास जाता है, वहां से उसको झाड़ फूक करवा के लाता है कि नहीं। तो इन सभी के लिए जो मंत्र बनाए गए हैं, वो मंत्र कहां बनाए गए बच्चे, आपके अथर्ववेद में बनाए गए हैं। क्लियर है। और इसमें देखो मंत्र की बात हो रही है, और यहां पर यह भी एक तरीके से यज्ञ अनुष्ठान वाली, देखते नहीं हो कि कभी कभी मान लीजिए
किसी के घरों में लगातार ऐसी परिस्थिति होती रहती है, तो भक्ता कहता है भाई क्या करो, तो हवन करवाओ, फना करो, चिना करो, है कि नहीं। तो हवन वगैरह कहां पर देखने को मिला था आपको, यजुर्वेद में देखने को मिला था। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसमें वर्णित जो अधिकतर मंत्र है वह कहां से लिया गया बच्चे, यजुर्वेद से लिया गया है। कौन से वेद से लिया गया अधिकतर मंत्र, यजुर्वेद से। तो इस तरीके से जो है आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं वेद पर, ठीक है। वेद क्या है, वेद के अंतर्गत हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वेद हमें क्या बताता है, बस इतनी सी चीज आपको लिखने हैं। 5 मार्क में ये मोर देन इनफ है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल है आपका ब्राह्मण ग्रंथ पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। अब ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं बच्चे, तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आइए इसको समझते हैं। जैसे कि देखिए ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह वैदिक संहिता के विकास का क्या है, परिचायक है। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ही जो है आपकी वैदिक संहिता का क्या होता है बच्चे, विकास होता है, समझ गए ना। ब्राह्मण ग्रंथ में आपको वेद के तथ्य जो है यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। इसमें वैदिक कर्मकांड, अनुष्ठान, इन सभी का वर्णन तो है ही, इसके साथ साथ जो है शब्दों की व्युत्पत्ति और जो है अनेक रचनाएं, अनेक रोचक रचनाओं का चर्चा जो है आपको ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलेगी। चलिए आगे हम वैसे बताएंगे आपको बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, जो अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। इसलिए जो है ब्राह्मण ग्रंथ आपके वैदिक संहिताओं को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहती है। आगे देखेंगे तो प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह किसी न किसी वेद का क्या करता है बच्चे, प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जितना भी आपका ब्राह्मण ग्रंथ है वह किसी न किसी वेद से, 4 गो वेद है ना, उस चारों में से किसी न किसी वेद से क्या है, तो संबंधित है। जैसे देखिए आप लोग, जैसे हम बात करते ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है प्यारे बच्चे यह आपके ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, आप कहोगे गुरुजी यह ऋग्वेद से संबंधित है, और जिसके लेखक जो है प्यारे बच्चे वो कौन है, महिदास ऐत्रेय जी हैं। और इसमें आप देखोगे कि 40 गो अध्याय का वर्णन किया गया है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा आपका कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह सेम प्रकार से आपके ऋग्वेद से संबंधित है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना उपनिषद में आपने देखा था कि ऋग्वेद के 2 गो उपनिषद था, ऐत्रेय और कौशितकी उपनिषद। उसी प्रकार से जो आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं वो कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं बच्चा जी, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण में भी प्यारे बच्चे जो है आपके ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व किया गया, लेकिन इसमें जो है 30 गो अध्याय है। आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 गो अध्याय और कौशितकी ब्राह्मण में कई गो अध्याय, तो आप कहोगे गुरुजी 30 गो अध्याय। इसके बाद देखिए तो तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं बच्चा जी, तो ये आपके जो है यजुर्वेद के कृष्ण शाखा से संबंधित है। यजुर्वेद में आप 2 तरह की शाखा देखेंगे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, है कि नहीं। तो आपके जो कृष्ण यजुर्वेद है बच्चा जी, कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा वह कौन सा है, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। और वहीं पर शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है बच्चे यह आपके यजुर्वेद के जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। किस यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद का भाग आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है उससे आपका शतपथ ब्राह्मण संबंधित हो जाता है, जिसमें 100 अध्याय देखने को मिलते हैं, 14 गो आपको कांड देखने को मिलेगा। और इसके रचयिता जो है प्यारे बच्चे, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य के ऋषि जी है। हालांकि देखो याज्ञवल्क्य के ऋषि जी को माना जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसकी रचना जो है बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया था, लेकिन मूल रूप से हम कह सकते हैं कि इसकी रचना जो है याज्ञवल्क्य ऋषि जी के द्वारा किया गया। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा बच्चे, आगे जो अगला ब्राह्मण ग्रंथ है वह है आपका तांडव महाब्राह्मण। तांडव महाब्राह्मण ग्रंथ जो है यह आपके सामवेद से संबंधित है, और वैसे ही खडविंश ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह भी आपके सामवेद से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा जैमिनीय महाब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें बच्चे तो यह भी आपका जो है सामवेद से ही संबंधित है। और एक हो जाता है आपका गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है प्यारे बच्चे यह आपके किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। ये सब याद रखने वाला चीज है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कौन सा जो है ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। जैसे कि उपनिषद के बारे में पहले पढ़ाया था, कौन सा उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है, उसी प्रकार से आप ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी याद कर लोगे। चलिए तो इस तरीके से जो है बच्चे आप लोग ब्राह्मण ग्रंथ पर शॉर्ट टिप्पणी कर सकते हो। बताइएगा एक बार कमेंट करके कि क्या आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आ गया है। फटाफट से बच्चा जी आप लोग कमेंट कर दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं खरोष्ठी लिपि की। कहता है क्वेश्चंस की खरोष्ठी लिपि पर क्या करें, टिप्पणी करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग खरोष्ठी लिपि के बारे में समझते हैं। वैसे तो छोटी मोटी बातें आपको खरोष्ठी लिपि के बारे में मैंने अभी पहले ही बताया है कि खरोष्ठी लिपि जो है
या आपको भारत में ब्राह्मी लिपि के बाद देखा जाता है कि नहीं। ब्राह्मी लिपि के बाद जो दूसरा भारत का सबसे प्रमुख लिपि माना जाता है वो आपका खरोष्ठी लिपि माना जाता है, और इस सब का वर्णन जो है आपको ललित विस्तार नाम के एगो ग्रंथ में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, इस लिपि को आप याद रखिएगा कि जो इसका नामकरण किया गया था खरोष्ठी लिपि का, तो खरोष्ठी लिपि के नामकरण में काफी सारे विद्वान हुए, काफी सारे इतिहासकार हुए, उन्होंने अपनी अलग अलग राय रखी थी, यानी कि इसके नामकरण को लेकर जो है काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिला था। कैसे वो मतभेद देखने को मिला था, तो जैसे कि देखिए बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि खरोष्ठी नाम का एगो जो है आचार्य था, यानी कि ऋषि मुनि था, समझे कि नहीं। तो उसी ऋषि मुनि के नाम पर क्या किया गया, तो इस लिपि का नामकरण जो है खरोष्ठी लिपि कर दिया गया, समझ गए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसको जो है खर पृष्ठी के नाम से भी जो है खरोष्ठी नामकरण करते हैं, खर और पृष्ठी, समझ गए। इसके बाद देखिए कुछ और ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने गधे के ओठ के आकार पर प्रसिद्ध होने के कारण जो है इस लिपि का नाम खरोष्ठी लिपि कर दिया था, समझ गए। गधे के ओठ के आकार के रूप में जो है इसको लिखा जाता था, इसीलिए जो है इसका नामकरण खरोष्ठी लिपि कर दिया गया। तो ये अलग अलग प्रकार की मान्यताएं खरोष्ठी लिपि को लेकर इतिहास में कई सारे इतिहासकार के हैं, कई सारे विद्वान के हैं, समझ गए। इसके बाद जो है प्यारे बच्चे देखिए, तो काफी सारी मान्यताओं के आधार पर जो है फिर बाद में चलकर इसकी कई सारे और भी नामकरण किए जाते हैं, जैसे कि इसे जो है उत्तरी अशोक लिपि के नाम से जाना जाता है, तो इसे गंधार लिपि के नाम से जाना जाता है, और फिर कहे तो इसे जो है काबुलियन लिपि के नाम से जाना जाता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव यत्तों से बन सकता है। जैसे मान लीजिए कहेगा कि खरोष्ठी लिपि का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन में मान लीजिए गंधार लिपि दे दे, आप आराम से कर लोगे, है कि नहीं। तो ये सब याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जो आपका खरोष्ठी लिपि है बच्चा जी, उसको जो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं, और यह जो सबसे ज्यादा विकसित हुआ था यह वर्तमान में अभी जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है, वर्तमान में जो उत्तरी पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, उस पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो है क्या होता है, तो आपके खरोष्ठी लिपि का विकास होता है। हालांकि जब लिपि का विकास हुआ था उस समय पाकिस्तान तो हमारा भारत का हिस्सा था, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि खरोष्ठी लिपि जो है भारत की दूसरी लिपि है। बाद में चलकर पाकिस्तान का एरिया जो है यह हमारे भारत से अलग हो गया, तो अभी हम इसे वर्तमान में जो है उत्तरी पाकिस्तान का क्षेत्र मानते हैं, जहां पर खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ था, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखेंगे, तो आपके खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलती है कि सम्राट जो अशोक थे, मौर्य वंश के शासक, ठीक है, वह सम्राट अशोक ने क्या किया था, तो शाहबाजगढ़ी और इसके बाद जो है मनसेहरा के अभिलेख को जो है खरोष्ठी लिपि में लिखवाया था। तो यह भी बात याद रखिएगा, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख को जो है किस लिपि में लिखा गया था बच्चे, खरोष्ठी लिपि में। और इस जो है अभिलेख का संबंध किससे है, तो सम्राट अशोक से है। इस लिपि में आपको 37 गो वर्ण देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें स्वर का आपको अभाव देखने को मिलेगा, मात्रात्मक शैली का अभाव देखने को मिलता है, और साथ में यहां पर संयुक्त वर्ण जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहां पर नहीं देख रहे हो आप, फिगर में देखिए, आपको यहां पर संयुक्त वर्ण बहुत कम देखने को मिलेगा, और मात्रा की भी कमी देखने को मिल रही है। जैसे मान लीजिए हम लोग क लिखते हैं, मान लीजिए की लिखना है तो कहर्षी कार की लिखते हैं, तो इसमें की का मात्रा लगाते हैं कि नहीं। तो इस तरह की जो मात्राएं हैं प्यारे बच्चे, इस लिपि में आपको देखने को कहीं नहीं मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो है मात्रा का अभाव देखने को मिलता है। साथ में संयुक्ताक्षर वर्ण, जैसे मान लीजिए हम लोग स्र लिखते हैं, तो स्र लिखते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तलब्बी स और इसके बाद जो आपका छोटी र है, ये दोनों आपस में संयुक्त हो रहा है, यही हो रहा है ना। लेकिन देखिए आपको इस तरह की लिपि में कुछ भी ऐसा देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप सिंपल से कह सकते हो कि आपकी खरोष्ठी लिपि में जो है स्वर वर्ण का भी अभाव देखने को मिलता है, जैसे अ सब हो जाता है, तो स्वर वर्ण का अभाव मिलता है, मात्रा का अभाव मिलता है, और संयुक्त वर्णों का अभाव मिलता है। यह लिपि जो है प्यारे बच्चे, यह गोल और बहावदार आकृति में लिखा गया है। कौन सी लिपि में देखते हो कि हर जगह जो है इसे गोलाकार गोलाकार घुमाया गया है, ठीक है, और बहावदार यानी कि एक धारा की तरह बह रही है। जैसे देखिए ऐसे ही आया है तो ये एकदम से ऐसे आ गया, बहावदार आकृति में लिखा गया है। और इसका मुख्य रूप से जो उपयोग है प्यारे बच्चे, यह व्यापार और प्रशासन में रहा है, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग जो है खरोष्ठी लिपि के बारे में लिख सकते हो। इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो नेक्स्ट जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, वो है आपके प्राचीन भारत की आर्य भाषा के बारे में। भारत की प्राचीन आर्य भाषाओं की बात करते हैं तो देखिए
भारत की प्राचीन आर्य भाषा जो कि संस्कृत को मानी जाती है, क्योंकि हमारे भारत में जो है प्यारे बच्चे यह सबसे पहले जो अगर कोई भाषा विकसित हुई है तो वह भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है ना, जो कि आपके वैदिक युग से ही चला आ रहा है। आपने देखा होगा वैदिक युग में काफी सारे जो है वेदों की रचना की गई, फिर बाद में चलकर जो है काफी सारे ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इस तरह के महाग्रंथ जो लिखे गए थे प्यारे बच्चे वो किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। और ये सब प्राचीन काल का समय था, इसीलिए जो है हम लोग क्या कहते हैं तो संस्कृत को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। समझ गए? और संस्कृत जो है प्यारे बच्चे यह देव भाषा के रूप में भी इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें जो है देवताओं की स्तुति गाई गई थी, है कि नहीं? जैसे वेद है तो वेद में देवताओं की स्तुति गाई गई है। इसके बाद रामायण है, इसमें भी देवताओं का चर्चा है। इसके बाद आपका महाभारत है, इसमें भी आप देखोगे कि देवताओं का चर्चा है। और सभी के सभी ग्रंथों को जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसलिए हम इसको देव भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है देव भाषा किसको कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। इसके बाद देखिए जो भारत की प्राचीन आर्य भाषा थी उसका समय अवधि क्या था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है यह आपके जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय माना जाता है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में जो है इस काल को 2 भागों में बांट दिया है। मतलब जो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसको पाणिनि के द्वारा, जो कि एक व्याकरण के महान विद्वान थे जिन्होंने अपनी एक व्याकरण रचना अष्टाध्यायी में क्या किया है तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला भाग है वह है आपका वैदिक आर्य भाषा और दूसरा जो है आपका वह है लौकिक आर्य भाषा। वैदिक आर्य भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसका समय इन्होंने बताया कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक का समय क्या है तो यह आपके जो है प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक आर्य भाषा है। क्योंकि इस काल में क्या होता है तो वेदों का निर्माण होता है प्यारे बच्चे। किसका निर्माण होता है? वेदों के निर्माण होने के कारण क्या है तो इस काल को जो है वैदिक आर्य भाषा के नाम से जाना गया था, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले बार जो है आपके इस भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है कहां पर? तो ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में ऐसा सबसे पहले देखने को मिलता है। और वैसे भी क्यों ना हो, देखिए आपका जो ऋग्वेद है प्यारे बच्चे ये क्या है? यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। अब सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है तो कोई भी भाषा का प्रयोग होगा तो पहले यहीं पर देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो आपकी जो प्राचीन वैदिक आर्य भाषा है प्यारे बच्चे यह सबसे पहले कहां देखने को मिलती है? आप कहोगे सर ऋग्वेद में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो है इसको उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों में भी देखने को पाया गया है कि नहीं? आपकी जो वैदिक आर्य भाषा है जिसमें आप देखोगे कि उपनिषद को भी लिखा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ बहुत सारे हुए, है कि नहीं? तो उन सभी ब्राह्मण ग्रंथों को भी जो है आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो कि वैदिक आर्यों की भाषाएं मानी जाती है। हालांकि इन सभी की जो भाषागत रूप रही है इसमें आपको काफी सारे अंतर देखने को मिला है। जैसे देखिए आपके वेद लिखे गए, इसके बाद उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, तो इसमें आपको भाषागत रूप से थोड़ी बहुत परिवर्तन देखने को मिलती है क्योंकि हर चीजें जो है एक समय में नहीं लिखा गया था, कुछ ना कुछ परिवर्तन काल जरूर रहा था। मान लीजिए 1500 ईसा पूर्व में जो वैदिक समय स्टार्ट होती है उस समय जो है वेदों की रचना शुरू हुई, बाद में चलकर वेदांग लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, है कि नहीं? तो धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो उस आधार पर जो है नई नई रचनाएं देखने को मिली थी। अब जो ये नई रचनाएं हैं प्यारे बच्चे, यह क्या होता है जब देखिए समय बदलता है तो थोड़ी सी परिस्थितियां बदलती है, परिस्थितियां बदलता है तो सब कुछ बदलती हुई नजर आती है। तो वैसे जो है आपके भाषा में भी थोड़ी बहुत परिवर्तन देखने को मिली थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो जितनी भी रचनाएं हैं इसमें भाषागत रूप से थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो ये थी आपकी वैदिक आर्य भाषाओं के बारे में। आगे देखेंगे जो दूसरा था वह आपका था लौकिक आर्य भाषा। लौकिक आर्य भाषा प्यारे बच्चे 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है, जिसमें आपको काफी सारे जो है दार्शनिक ग्रंथ देखने को मिलते हैं। दार्शनिक ग्रंथ जैसे कि कई सारे ऐसे रचनाकार हुए जैसे कि आपके कालिदास जी हैं, वेद व्यास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, अश्वघोष जी हैं, है कि नहीं? तो इन सभी के द्वारा जो है लोक मत से संबंधित रचनाएं की गई जिसको लौकिक साहित्य के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसी लौकिक साहित्य को जिस भाषा में लिखा गया था जिसे हम लोग लौकिक आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। समझे कि नहीं? वेदों का अध्ययन यह बताता है कि देखिए समय के अनुसार जो है संस्कृत में काफी सारा परिवर्तन देखने को मिला और इस परिवर्तन को व्यवस्थित करने के लिए क्या किया तो पाणिनि जैसे वैयाकरण, कात्यायन जैसे वैयाकरण ने व्याकरण को क्या किया तो निर्मित किया और उसको व्याकरण में बांधने की कोशिश की। क्योंकि परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है प्यारे बच्चे, है कि नहीं? परिवर्तन क्या है? सृष्टि का नियम है।
और जैसे जैसे जो है समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई, तो क्या होता है, संस्कृत भाषा में भी काफी सारे परिवर्तन देखने को मिले। अब एक साहित्य, कोई भी साहित्य हो, कोई भी आपका जो ग्रंथ है, उस ग्रंथों की बात करेंगे तो वह अगर लगातार बहती हुई नजर आती है, उसमें अगर बहावदार प्रवृत्ति लगातार देखने को मिलती है, तो फिर जो है उसे समेटना काफी ज्यादा कठिन होता है। तो इसके लिए जो है पाणिनि जैसे विद्वान ने, कात्यायन जैसे विद्वानों ने व्याकरण की रचना शुरू कर दिया। ठीक है, व्याकरण की रचना जो है प्यारे बच्चे इन्होंने जब शुरू किया तो व्याकरण में जो है इन्होंने बहुत सारे नियम बनाए। उस नियम के जरिए जो है इस संस्कृत भाषा को बांधने का प्रयास किया और इसमें उसने सफलता भी प्राप्त की। इस आधार पर जो है क्या होता है, तो आपके लौकिक भाषा को या फिर कहे तो संस्कृत भाषा को जो है क्रमबद्ध किया गया। समझ गए? तो ये आप लोग जो है प्राचीन आर्य भाषा के बारे में अगर जब भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से चीजों को व्यक्त कर देना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से 5 मार्क वाला, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिमिटेड चीजें लिखिए और इस प्रकार से लिखिए कि आपको जो है 5 में पूरे 5 मार्क मिले। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल आपका यहां से क्या बन जाता है, तो अगला सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपभ्रंश भाषा पर क्या करें बच्चे, टिप्पणी लिखे। अब ये अपभ्रंश भाषा क्या होता है बच्चे, जरा इसको समझते हैं। तो देखिए, यह भाषा जो होता है प्यारे बच्चे, यह विभिन्न भाषा मनोवैज्ञानिक के मतानुसार जो है आर्य भाषा के मध्यकाल की एक अंतिम भाषा मानी जाती है। जो आपकी अपभ्रंश भाषा है, जिसके संबंध में काफी सारे ऐसे भाषा के वैज्ञानिक हुए, उनका कहना है कि देखिए आर्य भाषा के मध्यकाल की जो अंतिम भाषा थी, जिसको हम लोग अपभ्रंश भाषा का नाम देते हैं, इसे प्राकृतिक भाषा और आधुनिक भाषा के बीच की भाषा मानी जाती है। मतलब जो प्राकृतिक भाषा विकसित हुआ था, इसके बाद जो आपके जो है मध्यकालीन भाषा के बाद आपके जो है आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास होता है, तो आधुनिक आर्य भाषा और प्राकृतिक भाषा के बीच की जो भाषाएं थी, जिसको एक अपभ्रंश भाषा के नाम से जाना गया। अब देखो, ये बीच में आने का काम करता है, मतलब ये संधि का काम कर रहा है, इसलिए जो है इस भाषा को संधिकालीन भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो जब आपसे अपभ्रंश भाषा के दूसरे नाम के बारे में पूछे तो आप आराम से कह सकते हो कि अपभ्रंश भाषा का जो दूसरा नाम है वह संधिकालीन भाषा है। समझ गए? अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला प्रयोग जो है प्यारे बच्चे, यह पतंजलि ने अपनी एक फेमस रचना महाभाष्य में किया था। ठीक है, महाभाष्य किसकी रचना है बच्चे, पतंजलि की रचना है। और इसी रचना में जो है पतंजलि जी के द्वारा सबसे पहली बार जो है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर हम बात करते हैं अपभ्रंश भाषा की, तो याद रखिएगा इसको जो है 7 भेद में स्वीकार किया गया है। कितने भेद में? 7 भेद में स्वीकार किया गया, जिसमें अलग अलग प्रकार की उपभाषाओं का जो है निर्माण देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें, देखिए सबसे पहले जो भाग आ जाता है वह है सौर सेनी भाषा। अब सौर सेनी भाषा में जो है कई सारे जो है भाषा निर्मित होते हैं, जैसे कि पश्चिम भारत में बोली जाने वाली भाषा पश्चिमी हिंदी, इसके बाद राजस्थानी जो कि राजस्थान में बोला जाता है, गुजराती भाषा यानी कि जो गुजरात में बोला जाता है, यह सब सौर सैनी भाषा के अंतर्गत विकसित हुआ था। इसके बाद जो है पैचासी भाषा, पैचासी भाषा में आप देखोगे लहंदा भाषा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ था। फिर ब्राचड़ भाषा में जो है सिंधी भाषा का विकास हुआ था, जो कि सिंध प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इसके बाद का भाग जो था वह था खस भाग, और खस भाग में आप देखिएगा पहाड़ी भाषा बोली जाती है। पहाड़ी भाषा का विकास हुआ था, जो कि आपके जैसे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हो गए, नेपाल वगैरह के क्षेत्र हो गए, इस क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती है वह भाषा का विकास जो है प्यारे बच्चे आपके खस भाषा के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके बाद मराठी भाषा का विकास जो है आपको महाराष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर देखिएगा तो मगधी भाषा में आप देखोगे कि बिहारी, बंगाली, असमिया, उड़िया, इस तरह की जो है कई सारी उपभाषाओं का जो है विकास होता है। फिर इसके बाद अर्धमगही भाषा में आप देखोगे कि पूर्वी क्षेत्रों में जो भारत में हिंदी बोली जाती है उसका विकास अर्धमगही भाषा से होता है। तो ये 7 भाग जो थे आपके अपभ्रंश भाषा के थे, जिसकी मान्यता जो है आपको पतंजलि के महाभाष्य पुस्तक में देखने को मिलती है। समझ गए ना? चलिए, तो इस तरीके से पेपर में जब भी आपको अपभ्रंश भाषा के बारे में पूछा जाएगा, आप बड़े ही सुंदर तरीके से इसका आंसर राइटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। बस आपको वैसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करनी है। जैसे मैं यहाँ पर हेडलाइन बना रहा हूँ, नोटेबल पॉइंट्स बना रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि कुछ भाग हैं तो इसको किस तरीके से मैंने डिनोट किया है, बस आपको पेपर में ऐसे ही चीजों को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा आपका क्या रहने वाला है। तो लास्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत के मूर्ति कला के विभिन्न शैलियों के बारे में बताइए। स्टार लगा लो क्वेश्चंस। बिहार के किसी न किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे या इस बार देखने को मिलेगा ही।
भारत के मूर्ति कला का विभिन्न शैली क्या क्या है। तो भारत के मूर्ति कला के विभिन्न शैलियों की अगर बात करते हैं तो आपको दो शैली देखने को मिलेगा। पहला तो आपका शास्त्रीय शैली और दूसरा मध्यकालीन शैली। अब ये शास्त्रीय शैली क्या है, जैसे कि शास्त्रीय शैली की बात करते हैं तो यह आपको उत्तर मौर्य काल में भारत के 3 प्रकार की जो है मूर्तियां पाई जाती थी। उत्तर मौर्य काल में, ठीक है, जब मौर्य काल था तो उस समय जो है प्यारे बच्चे क्या होता है, तो भारत में 3 प्रकार की मूर्तियां पाई जाती थी। वह 3 प्रकार की मूर्तियां जो कि 3 शैलियों में विकसित था। वह 3 शैली कौन कौन सा था, तो सबसे पहला शैली था गंधार शैली। गंधार शैली जो है ये आपको उत्तर पश्चिम भारत में काफी ज्यादा प्रभावशाली रहा था। गंधार शैली जो है कहां पर प्रभावशाली रहा, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। और इस क्षेत्र में जो है, इस शैली में जो है आप देखोगे कि बाह्य यूनानी, रोमन और इसके बाद जो है मध्य एशियाई जो है शैलियों का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। यानी कि आपके गंधार शैली में जो भी मूर्तियां निर्मित होती थी उस शैली में जो है क्या होता था, तो यूनान की शैलियां, रोमन की शैलियां और मध्य एशिया की शैलियां जो है यह ज्यादातर विकसित देखने को मिलती थी। इसके बाद जो है बच्चे जो है आपका दूसरा यहां पर आ जाता है, वह है मथुरा शैली। मथुरा शैली जो है इसके अंतर्गत आप देखोगे कि यह काफी ज्यादा जो है मौलिक भारतीय शैली माना जाता है, क्योंकि ये जो है यह गंगा घाटी के समस्त प्रदेश में जो है आपको काफी ज्यादा प्रभावशाली देखने को मिला। गंगा के घाटों पर, ठीक है, जहां जहां से गंगा नदी बहती है उन सभी गंगा नदी के घाटी वाले क्षेत्रों में जो है आपको मथुरा शैली काफी ज्यादा प्रभावशाली देखने को मिला। इस शैली के शिल्पियों ने बुद्ध की मूर्ति के अलावा जो है लौकिक विषयों को लेकर भी काफी ज्यादा मूर्तियां बनाई थी। कहने का मतलब यह है कि जब मथुरा शैली की हम बात करते हैं तो आप लोग याद रखोगे कि इस शैली में गौतम बुद्ध की मूर्तियां तो बनाई गई थी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है काफी सारे लौकिक विषयों को लेकर जो है इसमें काफी मूर्तियां बनाई गई थी। जैसे कि कुषाण वंश के शासक हो गए, गृहस्थ जीवन हो गए, धनवान पुरुष हो गए, ठीक है, या धनवान कोई भी व्यक्ति हो गए, इसके बाद दानी जो व्यक्ति हैं उसको लेकर के, या फिर मंदिर हो गए, या फिर बिहार हो गए जहां पर बौद्ध भिक्षु ठहरते थे, है कि नहीं। तो उन सभी को जो है मूर्तियों के रूप में जो व्यक्त किया गया है, मूर्तियों के रूप में जो बनाया गया है, वह किस शैली में बनाया गया बच्चे, तो आप कहोगे सर मथुरा शैली में बनाया गया है। इसलिए जो है यह काफी प्रसिद्ध शैली मानी जाती है हमारे भारत में। आगे देखेंगे अमरावत शैली। अमरावती शैली की बात करेंगे तो यह तीसरा सबसे प्रभावशाली जो है आपके मूर्ति कला की शैली है, जो कि आपको दूसरी शताब्दी में काफी ज्यादा जो है फला फूला दिखा। इसमें आप देखोगे कि काफी सारे स्तूपों का निर्माण किया गया था इस शैली में, जैसे कि आपके सांची के स्तूप हो जाते हैं, है कि नहीं, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है। तो वो सब जो है आपको अमरावती शैली में बनाया गया है। इस शैली का प्रभाव जो है भारहूत, इसके बाद नंदसूर, इन सभी में पाया गया था। तो इस तरीके से जो है बच्चे आप लोग शास्त्रीय शैली के बारे में लिख सकते हैं, जिसके 3 अंग है। कितने अंग है बच्चे? 3 अंग है, जो कि उत्तर मौर्यकालीन शासनकाल में क्या हुआ था, तो विकसित देखने को मिला था। आगे देखेंगे जो आपका अगला मूर्ति कला शैली है वह है मध्यकालीन मूर्ति कला। मध्यकालीन मूर्ति कलाओं की बात करते हैं तो यह आपका जो है 600 ईस्वी के बाद प्रादेशिक तत्वों का प्रभाव जो है आपके मूर्ति कला पर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। मतलब जब भारत में 600 ईस्वी की शुरुआत होती है, 600 ईस्वी में प्यारे बच्चे आप देखोगे कि उसके बाद का जो समय रहा था वहां पर जो है काफी सारे प्रादेशिक तत्वों का जो है मूर्ति कला देखने को मिला था। अब ये जो काफी ज्यादा मूर्ति का निर्माण या फिर अलग अलग शैलियों में मूर्ति का विकास देखने को मिल रहा था, तो बहुत सारे विद्वानों ने इसे मूर्ति कला का हास माना है। मूर्ति कला का क्या माना है बच्चे? हास माना है, उपहास माना है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रादेशिक शैली की मूर्तियां जो है यह स्थानीय जनजीवन में रुचि पैदा करती है, सौंदर्य को दिखाती है, अनुभूति और इसके बाद जो है भक्ति भाव को प्रकट करती है। क्योंकि ज्यादातर देखते हो मूर्ति कला के निर्माण से क्या होता है, हम लोग भी जो कोई भी एक छोटा छोटा सा पूजा करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिजाइन की मूर्ति बनाते हैं, है कि नहीं। तो उस मूर्ति को बनाने की कुछ ना कुछ शैली होती है। और जैसे यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार की शैली को देखते हैं, आप इस शैली का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हो, तो मूर्तियों का डिजाइन करवा सकते हो। हालांकि अब मॉडर्न युग में हम लोग हैं तो ये पुरानी शैलियां हमें जो है थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। हम लोग नए नए तरीके से क्या करते हैं, तो मूर्तियों का डिजाइन करवाते हैं। इससे क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला चीज तो भाई जनजीवन में जो है लोगों को क्या होती है, इसके प्रति रुचि देखने को मिलती है। इसके बाद उसके सौंदर्य के बारे में हमें पता चल पाता है, इसकी सुंदरता के बारे में, है कि नहीं। फिर हम उसको अनुभूति, यानी कि कहने का मतलब हम उसको अनुभव कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं बच्चे? उसको अनुभव कर पाते हैं और इससे हमें भक्ति भाव जो है क्या होती है, प्रकट होती है। समझ गए। वास्तव में इसके सामान्य लक्षण जो है,
इस लक्षण को बता पाना जो है काफी कठिन है, क्योंकि इसमें जो है अत्यंत भिन्नताएं पाई जाती है। परंतु यह भी कहा जा सकता है कि मूर्तियां जो है यह भारत की कलात्मक परंपराओं के साथ जो है प्यारे बच्चे क्या रहा है, तो सारभूत नियमों को काफी ज्यादा प्रभावित करती हुई नजर आई है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग भारत में मूर्ति कला के विभिन्न शैलियों के बारे में व्यक्त कर दोगे। आगे आइए बच्चे हम लोग, तो हिंदू धर्म की कोई 5 विशेषताओं को लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदू धर्म। हालांकि इसमें जो है आपको हिंदू धर्म की जगह मुस्लिम धर्म भी पूछ लिया जा सकता है कि नहीं। इसके बाद जो है सिख ईसाई कोनो पूछा जा सकता है, क्योंकि धर्म की बात है। तो वैसे तो आपको क्या करना है, सभी धर्म की विशेषताओं के बारे में जानकारी रखनी है। फिलहाल मैं गेस करता हूं भाई साहब आपके लिए कि हिंदू धर्म की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे हिंदू धर्म की, तो आपको पता है कि हिंदू धर्म जो है प्यारे बच्चे, यह हमारे भारतवर्ष में इसका क्या होता है, एक तरीके से जन्म होता है। और आज नहीं, यह बहुत पहले से, एक समय वैदिक युग की बात करते हैं, उसी समय से जो है यह काफी चर्चामयी रहा है। और इस सब के आधार पर हम अपने भारत को जो है हिंदुओं का राष्ट्र भी कहते हैं कि नहीं। तो उसी आधार पर हम बात करेंगे। देखिए, वेदों का मूलभूत आधार ग्रहण करने के कारण जो है इसको क्या कहा जाता है, तो सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है। जो हमारा हिंदू धर्म है, इसमें देखिएगा आपकी जो भी हिंदू धर्म के लोग होते हैं वह वेदों का जो है क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, या फिर वेद से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस धर्म को सनातन धर्म की संज्ञा दी जाती है, या इसे वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। साथ में हिंदू धर्म जो है यह किसी एक प्रवर्तक हिंदू या धर्म ग्रंथ के नाम पर विकसित न होकर के बहुआयामी एवं अनेक पद्धतियों से परिपूर्ण है। इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे देखिए, हिंदू धर्मों की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म जो है किसी एक प्रवर्तक, जैसे मान लीजिए काफी सारे ऐसे धर्म हैं, जैसे आपका जो है बौद्ध धर्म हो जाता है कि नहीं। तो बौद्ध धर्म के बारे में आप जानते हैं कि कौन से बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। इसके बाद जैसे कि देखिए जैन धर्म है, तो प्यारे बच्चे जैन धर्म आपके महावीर स्वामी, तो किसी एक संस्थापक को लेकर के चलते हैं। हालांकि जैन धर्म में और भी बहुत सारे तीर्थंकर, 24 गो तीर्थंकर हुआ, लेकिन मूल रूप से माना जाता है कि जो है महावीर स्वामी के द्वारा क्या किया जाता है, तो जैन धर्म की स्थापना की जाती है कि नहीं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है, या हमारा हिंदू धर्म किसी एक प्रवर्तक को नहीं मानता है, किसी एक ग्रंथ को नहीं मानता है। इसमें आप देखोगे बहुत सारे प्रवर्तक है, काफी सारे देवी देवताएं, जैसे कि मान लीजिए आपके शंकर भगवान हो जाते हैं, आपके जो है शंकर भगवान के साथ साथ आपके ब्रह्मा जी हो गए, आपके विष्णु जी हो गए, है कि नहीं। इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारे जो है आपके इस हिंदू धर्म में देवी देवता है। उसके साथ साथ जो है आपको बहुत सारे ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं जो कि धार्मिक ग्रंथ हैं। जैसे मान लीजिए आपका वेद हो जाता है, रामायण हो जाता है, महाभारत हो जाता है कि नहीं। ये सब आपके हिंदू धर्म का क्या है बच्चे, तो एक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। समझ गए। तो इस तरीके से हमारा जो हिंदू धर्म हो जाता है यह बहुआयामी पद्धतियों पर आधारित है। इसके बाद देखिए बच्चे, तो हिंदू धर्मों की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, महाकाव्य, फिर नीतियां, इसके बाद जो कई सारे जो है सूत्र हैं, इसके बाद टीकाओं, भाष्यों, इन सभी की विविधताओं को शामिल करके जो है एक हिंदू धर्म बनाया गया है। हिंदू धर्म में बच्चे ये सारा चीज देखने को मिलता है, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, ऐतिहासिक घटनाक्रम हो, इस सभी की व्याख्या जो है आपको हिंदू धर्म ग्रंथ में देखने को मिलती है और हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। साथ में देखिएगा तो कर्म का सिद्धांत, जैसे कि कर्म के सिद्धांत हो गए, कार्य करने के कौन कौन से सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति का सिद्धांत, भक्ति की भावनाएं, इसके बाद अपनी खुद की समर्पण की स्थिति, ठीक है, शुद्धता, इसके बाद जीव जगत, आत्मा, इन सभी को क्या किया गया है, तो बच्चे आपके हिंदू धर्म का जो है एक आधारभूत स्तंभ माना गया है, जिस स्तंभ पर आपका जो है हिंदू धर्म क्या है, तो आधारित माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता यह है कि वेद जो है, हिंदू धर्म की मान्यताएं है कि वेद जो है यह क्या है, तो अपौरुषेय है। अपौरुषेय कहने का मतलब इसमें केवल पुरुष के बारे में ही चर्चा नहीं किया गया है, इसमें स्त्रियों के बारे में भी आपको चर्चा देखने को मिलती है। ठीक है, तो हिंदू धर्म का ऐसा मानना है। इस प्रकार से आप लोग बच्चे जो है आप क्या कर सकते हो, हिंदू धर्म की 5 विशेषताओं के बारे में लिख सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हिंदू धर्म की विशेषताएं जो है यह समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा फटाफट से, क्या आप लोगों को हिंदू धर्म की विशेषताएं समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी, अगला सवाल,
स्टार लगाइए, जय गो स्टार लगाना है तय गो स्टार लगा लो। इस बार ये क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछेगा, आप कोनो यूनिवर्सिटी के बच्चा हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन कहता है खालसा पंथ के बारे में लिखिए। अब खालसा पंथ की बात करते हैं तो ये होता क्या है भाई, खालसा पंथ ये है क्या? तो एक तरीके से आप इसको खालसा पंथ को एक नियम के तौर पर भी देख सकते हो। किसके तौर पर देख सकते हो बच्चे? एक नियम के तौर पर देख सकते हो। देखिए खालसा पंथ जो है इसकी स्थापना सिख धर्म के जो है 10वें गुरु, जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम कौन क्या था? गुरु गोविंद सिंह थे। और इसके द्वारा क्या किया जाता है तो खालसा पंथ की स्थापना करी जाती है। खालसा शब्द जिसका जो है अर्थ क्या होता है तो शुद्ध होता है। यह फारसी का एक शब्द है, फारसी के एक शब्द खलिस से बना हुआ है और खलिस का अर्थ होता है शुद्ध, इसलिए खालसा का भी अर्थ क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। इसका जो स्थापना है यह 9 अप्रैल 1699 ईस्वी को पंजाब के जो है आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन किया जाता है। पंजाब में जो है बैसाखी एक पर्व होता है, इसी पर्व के दिन जो है क्या किया जाता है तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 9 अप्रैल 1699 ईस्वी को क्या किया जाता है बच्चे तो खालसा पंथ की स्थापना करी जाती है। और जब 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना होती है तो इसके पीछे के जो मकसद थे, इसके पीछे का मकसद बस साफ था कि उसको जो है सिख धर्म की रक्षा करना, और इसके बाद जो है बच्चे सिख धर्म की रक्षा करने के साथ साथ सभी को जो है समानता का अवसर प्रदान करना था। ठीक है, खालसा पंथ किस उद्देश्य से स्थापित किया गया तो पहला बात तो भाई साहब सिख धर्म को क्या करो, सिख धर्म को जो है रक्षा करो। ठीक है, क्योंकि ये सिख धर्म से संबंधित था तो सिख धर्म की रक्षा करने के लिए इस पंथ की स्थापना की गई। इसके बाद सिख धर्म से संबंधित जो भी लोग थे उसको एक समान दृष्टिकोण से देखना, यह इसका जो है प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इसके साथ साथ इसका और भी कई सारा उद्देश्य था, जैसे कि सिखों को एक सैनिक के रूप में संगठित करना। ठीक है, इसीलिए देखते होंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो है एक स्टेटमेंट जो है काफी फेमस है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, है ना। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं मतलब एक व्यक्ति जो कि मेरे अंदर जो है 1.25 लाख लोगों से भी लड़ने की क्या क्षमता है, ये गुरु गोविंद सिंह जी का स्टेटमेंट था। अरे यार वो फिल्म ना देखे हो गदर 2, उसमें ना देखते हो एकदम सनी देओल किस तरीके से कहता है, एकदम खतरनाक 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, है कि नहीं। इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट है बच्चे, तो वही गोविंद सिंह जी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का उद्देश्य जो है खालसा पंथ की स्थापना को लेकर बस यही था कि हम सिखों को क्या करें तो एक सेना के रूप में तैयार करें। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया तो खालसा पंथ के सदस्यों को 5 के यानी कि जिसको पंजर ककार कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चे? पंच ककार कहा जाता है, इसका पालन करना जो है अनिवार्य कर दिया था। अब ये पंच ककार क्या है जरा इस पर बात करते हैं। तो देखिए पंच ककार प्यारे बच्चे जो है यह आपका इसमें आ जाता है, एक केस आ जाता है, एक करा आ जाता है, एक कच्छा आ जाता है, एक कृपान आ जाता है और एक कंघा आ जाता है। ये देखते होगे पंजाबी सब जो भी ज्यादातर अक्सर देखोगे कि बड़ी बड़ी जो है केस रखते हैं, जो भी सिख धर्म से संबंधित है वो बड़े बड़े क्या रखते हैं, केस रखते हैं, बाल रखते हैं। इसके बाद जो करा कहने का मतलब नहीं देखते हो हाथ में जो है वो एकदम बल्ला टाइप बल्ला जो होता है, ठीक है, हाथ में जो बैंगल होता है बल्ला वो एकदम कड़ा पहने रहता है। इसके बाद देखिएगा कच्छा, ठीक है, कच्छा यानी कि जो पहलवान वगैरह पहनता था कुछ उस टाइप का। और इसके बाद कृपान जो कि लड़ाई करने के लिए होता है, और कंघा यानी कि कंघी, है ना। तो ये 5 चीज जो है जो भी आपके इस खालसा पंथ के सदस्य थे उन सभी के लिए ये अनिवार्य कर दिया। और इसके बाद जो है इन्होंने नारा दिया कि राज करेगा खालसा। क्या करेगा बच्चे? राज करेगा खालसा का नारा देते हुए क्या किया तो लोगों को खालसा पंथ के तहत जो है क्या किया तो सैनिक के रूप में संगठित करने का प्रयास किया। इसके सदस्यों को त्याग, स्वच्छता, ईमानदारी, दान और साहस जैसे गुणों का पालन करना होता था। जो भी आपके खालसा पंथ का सदस्य होता था उसको त्याग करना पड़ता था, क्योंकि सेना बनने का मतलब ही है त्याग करना। सेना मतलब भूल जाओ सभी की हमारे पास जो है और भी कोई दुनिया है, तुम्हारी मातृभूमि ही तुम्हारी सारी दुनिया है, उसके पीछे ही आपको क्या करना है, अपना सब कुछ न्यौछावर करना है। तो त्याग इसके लिए इंपॉर्टेंट था। स्वच्छता, साफ सुथरा तो रहना हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। ईमानदार बनना, अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि देखते हो कि एक साथ हम सेना में रह रहे हैं और फिर जो है यहीं से क्या कर रहे हैं, घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल स्वच्छ, साफ और ईमानदार बनने की आवश्यकता थी। इसके बाद बच्चे जो है ईमानदार होने के साथ साथ जो है इसमें दान और साहस की भी जो है क्षमता होनी चाहिए थी, दान करने की और साहसी,
है ना। ये सभी का पालन करना जो है किसका उद्देश्य बन गया था प्यारे बच्चे, तो आपके खालसा पंथ के जो मानने वाले या फिर खालसा पंथ के जो भी सदस्य थे उन सभी का ये प्रमुख गुण माना जाता है। इसके साथ साथ जो है इसके सदस्यों को खालसा तलवार का इस्तेमाल केवल उसी समय करना होता था जिस समय आपातकाल की स्थिति होगी। अब ऐसा नहीं कि उसको जो है एक सैनिक की तरह तैयार किया जाता था तो वह अपनी तलवारों को कहीं भी यूज कर सकता था। जहां कुछ आपातकालीन स्थिति है, कुछ आपातकालीन स्थिति के जरिए जो है आपातकालीन स्थिति में क्या कर सकता है वह, तो अपने तलवार का इस्तेमाल कर सकता है। यह खालसा पंथ के सदस्यों के लिए एक नियम बनाया गया था। इसके बाद खालसा पंथ के सदस्य जो है यह भेदभाव नहीं करते थे, किसी को वह नीचा समझते थे, है कि नहीं, सभी के साथ समान व्यवहार के साथ रहते थे। और खालसा पंथ के जो भी सदस्य थे वह उत्पीड़कों की क्या करते थे, रक्षा करते थे। जो भी मतलब कष्ट में है या फिर किसी की जो है स्थितियां सही नहीं लग रही है तो वैसे स्थिति में जो है खालसा पंथ के सदस्य उसकी मदद किया करते थे, जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। तो जब आपसे पेपर में खालसा पंथ के बारे में पूछा जाएगा तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, क्या आप लोग खालसा पंथ के बारे में लिख सकते हैं? बिल्कुल है, लिख सकते हैं। आपको कुछ पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, कब किया, किस उद्देश्य से किया, बस इतना चीज याद रखिए, कहानी खत्म है। आगे आइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखिएगा बच्चे, जो है आपका आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन में क्या भेद है। आस्तिक और नास्तिक दो गो शब्द है, अगर इस दोनों शब्द को समझ जाते हो तो कहानी खत्म। आस्तिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, आस्तिक का सीधा सीधा मतलब है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं, और इसका जस्ट उल्टा जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं। तो सीधा से बात समझ जाइए कि जो ईश्वर में विश्वास रखेगा यानी कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करेगा, ठीक है, अर्थात आस्तिक का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है आत्मा के अस्तित्व को क्या करना बच्चे, स्वीकार करना। ठीक है, आत्मा के अस्तित्व को सबसे पहले जो है यह कहां स्वीकार किया गया था, वैदिक साहित्यों में स्वीकार किया गया था। और ऐसा माना गया था कि संसार जो है यह प्रत्यय और पदार्थ के संयोग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, प्रत्यय और पदार्थ के संयोग से बना हुआ है। समझ गए। आस्तिक दर्शन के प्यारे बच्चे आपको 6 गो भाग देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले न्याय दर्शन, फिर वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। ये 6 गो दर्शन किसका है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर ये 6 दर्शन जो है आपका हो जाता है, यह किसके हैं, तो आपके आस्तिक दर्शन के। समझ गए। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी, तो अगला है आपका नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन के बारे में बताए ही हैं कि नास्तिक दर्शन एक प्रकार का वैसा दर्शन है जो आपको बताता है कि ईश्वर में विश्वास का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैसा दर्शन जिसमें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया जाता है उसको हम लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। इसमें भी जो है बच्चे आपको 6 गो दर्शन देखने को मिलेगा। अब वो 6 गो दर्शन कौन कौन सा है, तो सबसे पहला तो आप याद रखोगे चारवाक या फिर लोकायत दर्शन। इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध का माध्यमिक दर्शन, फिर जैन दर्शन, इसके बाद योगाचार दर्शन, इसके बाद जो है सैद्धांतिक दर्शन है, और इसके बाद जो है आपका हो जाएगा वैभाषिक दर्शन। क्या हो जाएगा बच्चे, वैभाषिक दर्शन। ये 6 गो दर्शन याद रखिएगा जो कि नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। समझे कि नहीं। तो आप लोग इस प्रकार से जो है आस्तिक और नास्तिक दर्शन में अंतर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कमेंट करके बताइएगा बच्चे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये लल्लन टॉप क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, है ना, लल्लन टॉप पक्का छपने वाला सवाल। जैसे कि क्वेश्चन कहता है वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को समझाइए। अब वसुधैव कुटुंबकम ये क्या है, जरा इस पर चर्चा करते हैं। तो भाई वसुधैव कुटुंबकम जो है हमारे भारतवर्ष की क्या है, तो एक प्रकार से कहे तो प्रणाली मानी जाती है। आप देखते हो ना कि हमारे यहाँ जो है हर व्यक्ति एक अतिथि के समान होता है। किसके समान होता है बच्चे, अतिथि के समान, कुटुंब के समान होता है। तो यहाँ पर वसुधा का मतलब धरती होता है, वसुधा का मतलब धरती होता है, और कुटुंब का मतलब क्या होता है, मेहमान होता है। तो धरती पर जो भी व्यक्ति रहते हैं यह एक मेहमान स्वरूप है, अर्थात जो पूरा धरती है एगो परिवार के तरह है। किसके तरह है बच्चे, पूरा धरती किसके तरह है, परिवार के तरह। अब देखो इसके सिद्धांतों की बात करते हैं तो इसमें आपको 7 गो सिद्धांत देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करें एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना, यह इसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक नई विश्व व्यवस्था कहने का मतलब यह है कि वसुधैव कुटुंबकम जो है एक प्रकार से जो है यहाँ पर ऐसी भावनाएं विकसित होती है जो हमें बताता है कि पूरा विश्व जो है क्या है बच्चे, तो पूरा विश्व जो है हमारा एक परिवार है। पूरा विश्व क्या है बच्चे, हमारा एक परिवार है, और इसका हमेशा से उद्देश्य रहा है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार बनाकर चले, एक विश्व की व्यवस्था को जो है सैद्धांतिक तौर पर जो है सभी के बीच में लागू करें।
समझ गए ना। तो इस तरीके से जो है बच्चे आप लोग यहां पर एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण के बारे में यहां पर याद रख सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि इसमें एकता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, क्योंकि देखिए अब पूरा विश्व एगो परिवार कब बन सकता है, पूरा विश्व एगो परिवार तभी बनेगा जब सब में एकता का सामंजस्य होगा, है कि नहीं। एकता का सामंजस्य जब तक नहीं होगा बच्चे, तब तक जो है पूरा विश्व कभी भी एगो परिवार नहीं बन सकता है। इसके साथ देखोगे तो इसमें स्वीकृति और सहिष्णुता का भी सिद्धांत देखने को मिलता है। तो स्वीकृति और सहिष्णुता के सिद्धांत की बात करेंगे तो आप देखोगे कि जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं होती है या फिर किसी देश के बीच में कोई भी धार्मिक सहमति होता है या फिर कोई भी संबंध होता है, उसके बीच में तालमेल स्थापित करना जो है या स्वीकृति और सहिष्णुता का क्या है तो सिद्धांत माना जाता है। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो। अब देखो एगो समाज में रहने वाला व्यक्ति हो चाहेगा तो कोई भी धर्म अपना सकता है। अब उसकी धार्मिक सहमति पर हम बिल्कुल भी क्या कहते हैं कोई भी तंज नहीं कह सकते हैं, या तो उसकी स्वतंत्रता है कि नहीं। तो हमको क्या करना होगा, तो उस सभी के साथ जो है अपना तालमेल कायम करके रखना होगा। यही आपके स्वीकृति और सहिष्णुता का क्या माना जाता है, सिद्धांत माना जाता है। इसके बाद देखेंगे जाति और सम्मान की तीसरा सिद्धांत। अब जाति और सम्मान की बात करते देखिए तो भारत में आप देखोगे कि काफी सारी जातियां हैं, है कि नहीं। भारत में काफी सारी जातियां हैं, विश्व में काफी सारी जातियां हैं, काफी सारे धर्म हैं बच्चे, है ना। इन धर्मों को एक साथ जो है एक सूत्र में बांधना, ठीक है, और इन सभी धर्मों को स्वीकार करना, उसका सम्मान करना हमारा एक दायित्व माना जाता है। और यही जो है हमको वसुधैव कुटुंबकम जानकारी देता है। भाई धर्म कोई भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मान लीजिए मुस्लिम धर्म हो, चाहे आपका सिख धर्म हो, है ना, या फिर मान लीजिए कि अलग अलग देशों में आपको अलग अलग धर्म देखने को मिलते हैं। उन सभी धर्मों की मान्यताएं जो है ये समान होती है। हमें किसी धर्म की कोई भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए या उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सभी धर्मों को हम समान रूप से स्वीकार करें और सभी को क्या करें बच्चे, सम्मान करें। इसके बाद प्रेम का सिद्धांत भी बहुत जरूरी है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को एक परिवार बनाने के लिए प्रेम की परिस्थितियां तो प्यारे बच्चे बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम से ही जो है क्या किया जा सकता है, शांति व्यवस्था को कायम किया जा सकता है कि नहीं। और जब हम लोग शांति व्यवस्था के साथ अपना जीवन यापन करेंगे तभी तो एक साथ परिवार में सही से रह पाएंगे। अगर शांति नहीं होता है तो एगो परिवारों में लोग जो है प्रेम से नहीं रह पाता है कि नहीं। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी, अगला हम देखेंगे तो वह है आपके अहिंसा का सिद्धांत। अब देखो अहिंसा के सिद्धांत की बात करते हैं तो अहिंसात्मक भाव का होना तो बिल्कुल गलत है। किसी के साथ आप अहिंसा नहीं करें, है ना। अहिंसा करना एक बहुत गलत धारणाएं हैं। सभी के साथ मिलजुल कर रहें। आप देखते होंगे प्यारे बच्चे, एक जानवर को देखोगे, एक कुत्ता को देखो, है ना, कुत्ता तो जानवर है ना। कुत्ता को देखोगे कि ये कहीं भी नहीं रहेगा, अपने झुंडे में रहेगा, है ना, कुत्ते की श्रेणी में। लेकिन मानव की बात करते हैं तब मानव अपना झुंड में नहीं रहेगा, भाई भाई के साथ जो है लड़ता रहता है कि नहीं। भाई जो है भाई के साथ लड़ता रहता है, पड़ोस आस पड़ोस में किसी से कोई तालमेल, कोई सामंजस्य नहीं। तो भैया बताओ, तुम बेहतर कि तुमसे कुत्ता बेहतर है? तुमसे कुत्ता बेहतर है, जानवर बेहतर है, जो अपने जातियों के साथ कम से कम तालमेल के साथ तो रहता है कि नहीं। तुम तो अपने जाति के साथ भी तालमेल के साथ रहने को तैयार नहीं हो। तो इसीलिए जो है यहां पर अहिंसात्मक भाव नहीं होनी चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे, है कि नहीं। तभी जो है प्यारे बच्चे क्या हो सकता है, तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को एक परिवार बनाया जा सकता है। आप ऐसा अपने अंदर एक ऐसी विशेषता रखो जिसमें आप देखने को मिलेगा ये कि ना तो आपको देखकर कोई व्यक्ति डरे, हाँ, और ना ही आप किसी को देखकर डरिए। बस ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो शांत व्यक्ति है, शांत व्यक्ति जो होता है वह संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण संसार को एक परिवार मानता है। वह ना तो किसी से डरता है और ना ही जो है उससे कोई व्यक्ति डरता है। यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का कहना था। आगे देखेंगे बच्चा जी, तो आगे जो है सातवां इसका सिद्धांत क्या हो जाता है, वह है विनिमय का सिद्धांत। अब विनिमय का सिद्धांत कहने का मतलब क्या होता है, विनिमय मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना, विनिमय, समझ गए। विनिमय के सिद्धांत की बात करते हैं तो देखिए आपको इसके लिए संवाद जो है बच्चे, संवाद जो है ये सबसे बड़ा विनिमय का साधन बन सकता है, माध्यम बन सकता है। कहोगे क्यों, तो संवाद कहने का मतलब बातचीत, और बातचीत के दौरान ही जो है बच्चे हम लोग किसी धर्म की समझ को बता सकते हैं किसी को, है ना, या फिर मान लीजिए किसी धर्म की आस्था के प्रति हम लोगों के बीच में अपना बात रख सकते हैं,
या फिर अपनी संस्कृति को हम लोग संवाद के जरिए ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके जो है वसुधैव कुटुंबकम में ये 7वां सिद्धांत हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग क्या करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम के जो भी सिद्धांत है उस सिद्धांत को लिख लीजिएगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो क्या आप लोग लिख लेंगे आराम से। चलिए आगे आइए बच्चे, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को समझाइए। अब विज्ञान की उपयोगिता की बात करते हैं तो भैया आपको हर मनुष्य के जीवन में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं। विज्ञान के बिना अभी तो वर्तमान समय में कुछ भी संभव ही नहीं है। जो भी चीजें आज देख रहे हैं कि एक ऊंचाई तक पहुंच पाया है, उसका देन क्या है, तो भाई उसका देन है विज्ञान, है कि नहीं। क्योंकि पुराने समय में जब आप देखोगे, भारत के प्राचीन काल को जब आप देखते हो, तो प्राचीन समय में विज्ञान उतना ज्यादा विकसित नहीं था, टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा विकसित नहीं था, जिसके कारण लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज के समय में विज्ञान इतने हद तक आगे बढ़ चुका है कि यहां पर जो भी संसाधन उपलब्ध है, उन सभी संसाधन का हम लोग क्या कर पाते हैं, तो बिल्कुल आसानी तरीके से उपयोग कर पाते हैं। इससे जो है हमारे कई क्षेत्रों में लगातार वृद्धि होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में बच्चे क्या रहा है, तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके जरिए जो है हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी, जो भी कष्ट था, उन सभी कष्टों को दूर करके हमारे जीवन को सुखमय बनाने का, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने का जो काम किया है वो कौन किया है, तो विज्ञान किया है। वैज्ञानिक खोजों के बाद लगातार हमारे जीवन में जो है काफी सारी परिवर्तन देखने को मिली है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान जो है एक तरीके से मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया है। आप देखो ना, जैसे कि विज्ञान की बात करते हैं तो जब से विज्ञान विकसित हुआ है, लोगों में ज्ञान अर्जन करने की क्षमता बढ़ गई है। लोग जो है किसी चीज के बारे में एक विशेष तह तक जाकर उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाता है। लोग विवेकशील हो गया है। जब भी कोई भी चीजें होती है, कोई भी टॉपिक्स होता है, उन पे लोग जो है अच्छे तरीके से सोचता समझता है और फिर अपनी राय रखता है। यह सब किसका देन है, विज्ञान का देन है। इसके बाद जो है काफी सारे लोगों के अंदर जो है उद्यमिता आई है, मतलब लोगों में जो है उद्यम यानी कि व्यापार का क्षेत्र जो है यह विकसित हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चे जो है विज्ञान का योगदान रहा है हमारे जीवन में। साथ में आप देखोगे तो प्राचीन समय में जो अंधविश्वास का एक भाव रहा था हमारे देशों के अंदर, मानवों में, है कि नहीं, ये अंधविश्वास का भाव प्यारे बच्चे बिल्कुल तरीके से जो है साइंस खत्म करने का काम किया है। जैसे जादू टोना वगैरह हो जाता है, काला जादू वगैरह सब हो जाता है, या फिर मान लीजिए जैसे कहता है ना कि फलाने जगह पर एकदम भूत ही भूत रहता है। इस तरह की बातों को बच्चे जो है क्या किया गया है, तो साइंस के द्वारा खत्म करने की कोशिश की गई है कि नहीं। देखो साइंस ने क्या किया, तो जो भी चीजें यहां पर बताया, हर चीजों की प्रामाणिकता दी लोगों को, ताकि लोग जो है उस अंधविश्वास वाली दुनिया से बाहर निकल सके, लोग जो है वास्तविकताओं पर विश्वास कर सके। यह योगदान किसका रहा है, तो साइंस का रहा है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो साइंस जो है यह आपके जीवन में और भी काफी ज्यादा उपयोगी है। आप देखो ना, खान पान से लेकर के आप अपने जीवन के हर एक पहलुओं में देखोगे तो साइंस है। खान पान हो गया, पहनावा ओढ़ावा हो गया, मनोरंजन की चीजें हो गई, या फिर कहे तो कोई व्यवसायिक कार्य हो गया, आवागमन की बात करते हैं हम लोग तो आवागमन में, पर्यटन में, या फिर खेल कूद में, कोई भी चीजों के बारे में ज्ञान अर्जन करने के संबंध में, अपनी बौद्धिक क्षमता के विकास को लेकर के, या फिर जनन के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्र में आपके विज्ञान ने क्या किया है, तो घनिष्ठ रूप से जो है अपना योगदान दिया है। अब देखो जैसे मान लीजिए पहनावा ओढ़ावा की हम बात करते हैं, तो पहनावा ओढ़ावा में जैसे कि देखिए प्राचीन समय में आप देखोगे कि लोग जो है चरखा काट कर क्या करता था, चरखा चला करके जो है सूत बुनता था, उससे कपड़े तैयार किए जाते थे। समय भी बहुत ज्यादा लगती थी और उस कैटेगरी का जो है कपड़ा भी नहीं बन पाता था। लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी विकसित हुई, टेक्नोलॉजी जैसे ही विकसित हुई तो आज सारे कपड़े जो है मशीनों के माध्यम से बनाया जाने लगा। हर डिजाइन के अलग अलग प्रकार के हम कपड़े बुन पाते हैं, है कि नहीं है। चलिए आगे देखो, मनोरंजन की बात करते हैं तो जैसे कि आज हम घर में बैठ करके क्या करते हैं, तो टेलीविजन वगैरह के माध्यम से जो है काफी सारी फिल्में देख पाते हैं। लोग पहले सिनेमा घरों वगैरह में देखा करता था, या फिर नहीं भी देख पाता था, है कि नहीं। लेकिन आज जो है बच्चे घर में बैठकर हम देश दुनिया की सारी खबरें देख पाते हैं। कोई भी काम जैसे ऑनलाइन माध्यम से जो है हम लोग अपना व्यापार चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है, साइंस का दिया हुआ है। साथ में आवागमन की बात करते हैं बच्चे, तो देखो जैसे ही साइंस विकसित हुआ तो अनेकों प्रकार की वाहनें यहाँ पर बनाने शुरू हो गए। जैसे साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, आज तो ट्रेन, हवाई जहाज, अनेकों प्रकार की जो है वाहन के साधन उपलब्ध हो गए। साथ में खेल कूद की सामग्रियां उपलब्ध हुई। लोग विभिन्न प्रकार से जो है ज्ञान अर्जन करके अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास किया।
जनन के क्षेत्र में जैसे कि देखिए आज जैसे कि मान लो कोई महिलाएं गर्भवती होती है तो पुराने समय में ऐसा देखा जाता था कि जब बच्चों को जन्म देती थी तो नॉर्मल डिलीवरी होता था उसका, लेकिन आज जो है तनिक सी समस्याएं होती है, हम डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है क्या कर पाता है तो उसका जो है निपटारा कर पाता है, उसको क्या कर पाता है तो एकदम आसानी तरीके से जो डिलीवरी करने में अपना क्या करता है तो योगदान देता है। साथ में यहां तक हम ये पता कर पाते हैं, पहले लोगों को ये पता नहीं होता था, आज हम ये भी तक पता कर पाते हैं कि भाई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही हम चेक कर पाते हैं कि कौन सा बच्चा है, किस लिंग का है, पुरुष है या स्त्री है। ये सारी चीजें साइंस और टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है। तो ये सब किसके जीवन में आता है भाई, मानव जीवन में ही उपयोग होता है। तो इस आधार पर यह स्पष्ट हो पाता है कि आखिर जो साइंस है यह कितना बड़ा रोल जो है हमारे मानव जीवन में यह रोल अदा करता है। इसके साथ साथ देखोगे तो आप छोटी से छोटी वस्तुओं को ले लीजिए और बड़े से बड़े वस्तुओं को ले लीजिए, जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें आपके स्कूटर हो गए, कार, मोटर्स, रेल, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, सिनेमा, है ना, विद्युत से चलने वाली बहुत सारी युक्तियां, इसके बाद कंप्यूटर्स वगैरह हो जाता है, अंतरिक्ष यान वगैरह हो जाता है। यह सब साइंस का दिया हुआ है जिसका उपयोग मानव जो है अपने जीवन में करता है। साथ में कृषि के क्षेत्र में भी विकास देखने को मिला, उद्योग के क्षेत्र में विकास देखने को मिला। तो रोजमर्रा के जीवन में जो भी चीज आप उपयोग करते हो प्यारे बच्चे, सीधा सीधा से समझ लो कि यह सब किसका दिया हुआ है तो आज जो है साइंस का दिया हुआ है। जैसे देखिए अभी गर्मी का महीना था, हम लोग खूब एकदम मजे में पंखा चलाते थे, कूलर चलाते थे एकदम अपने बॉडी को कूल करने के लिए, क्योंकि गर्मियां भी अब बहुत ज्यादा पड़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। तो वैसे स्थिति में जो है मौसम वातानुकूलित तो होगा नहीं, गर्मियों के समय में जो है काफी ज्यादा गर्मी लगती है, तो लोगों को पंखा, कूलर इस सब की आवश्यकता पड़ती है, साइंस का दिया हुआ है। अभी जो है ठंडी आ रही है, अब ठंडी ज्यादा लगने शुरू होंगे तो लोग जो है हीटर का यूज करेगा। तो यह सब किसका दिया हुआ है, साइंस का दिया हुआ है। तो आप लोग बताइए, कमेंट्स करके बताइए बच्चे कि क्या आप लोग दैनिक जीवन में जब साइंस की उपयोगिता के बारे में पूछा जाएगा आप आराम से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो आपका जवाब निश्चित रूप से होगा गुरुजी लिख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल प्यारे बच्चे जो है आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस रहने वाला यूनिट नंबर 4 का, वह है आपका चरक संहिता। चरक संहिता क्या है? तो अगर हम चरक संहिताओं की बात करते बच्चे तो यह एक प्रकार का ग्रंथ है। चरक संहिता क्या है बच्चे? यह एक ग्रंथ है जो कि चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड है, मतलब जहां पर आपको जो है चिकित्सा के बारे में, मेडिकल्स के बारे में बताया जाता है। अब ये चरक संहिता लिखा किसके द्वारा गया है? तो आप कहोगे सर महर्षि चरक के द्वारा इसको लिखा गया, इसलिए इसका नाम चरक संहिता है। इसमें आप देखोगे कि आपको चिकित्सा संबंधी जितनी भी चीजें जैसे कि औषधि वगैरह हो जाता है, आयुर्वेद वगैरह हो जाता है, इन सब के बारे में जानकारी दिया गया है। हालांकि आज जो है प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे तो आपके मेडिकल क्षेत्र भी काफी ज्यादा डेवलप हो गए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन पुराने समय की जब बात करते हैं तो वहां पर आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र चलता था। लोग जो है जो भी चीजें होती थी, कोई भी बीमारियां होता था तो उसको आयुर्वेदिक तौर तरीकों से जो है इलाज किया करते थे। आयुर्वेद का सीधा मतलब होता था प्यारे बच्चे क्या? तो जीवन का शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र जो होता था उसको हम क्या कहते हैं? तो जीवन का शास्त्र कहते हैं, जिसमें लोगों के जीवन जीने के तौर तरीके, जीवन कैसे उसका सुरक्षित रह पाएगा, उसके बारे में जो है आपको आयुर्वेद शास्त्र में बताया जाता था। और ये जो आपकी चरक संहिता है, चरक संहिता जो लिखा गया था इसको चरक ऋषि के द्वारा लिखा गया। अब ये जो चरक ऋषि थे वैसे तो पहले ये डॉक्टर रह चुके थे, और डॉक्टर रहने के क्रम में इन्होंने जो है बच्चे काफी सारी जानकारियां हासिल की थी। जैसे कि इनको पता था कि मानव के शरीर में एक हृदय होता है, और हृदय किसका काम करता है? तो शरीर में रक्त संचार का काम करता है, रक्त को इधर से उधर ले जाने का काम करता है कि नहीं? तो इनको ये चीज की जानकारी जो है पहले से थी। साथ में ये भी जानते थे कि मानव के शरीर में होने वाली बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कीटाणुओं के कारण होता है, और वो जो कीटाणु है इतना छोटा है जिसको हम अपने नग्न आंखों से सीधा सीधा नहीं देख सकते हैं। तो वैसे वैसे बीमारियों का किस प्रकार से इलाज हो सकता है, इस सब के प्रशिक्षण के लिए जो है इन्होंने क्या किया था? तो चरक संहिता लिखा था, और जिसमें इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी बताई थी। चरक संहिता में जो है आपको शरीर विज्ञान के बारे में, निदान शास्त्र या फिर भ्रूण विज्ञान के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। जैसे कि शरीर में होने वाली कोई भी बीमारियां होगी तो उसका जो है कैसे जो है इलाज किया जा सकता है, साथ में उसका निदान कैसे किया जा सकता है, उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अभी आप देखे थे कि कुछ दिन पहले हमारे देश में कोरोना महामारी आया था। अब ये एक ऐसी महामारी थी जो कि लगभग जो है काफी सारे लोगों को क्या किया? तो उन्होंने जो है प्रभावित किया। अब काफी सारे लोग जब इससे प्रभावित हुए तो उसके निदान के बारे में
जानकारी, जैसे मान लीजिए उसके लिए एंटीडोज बनाया गया, वैक्सीन बनाई गई, लोगों को वैक्सीन लगाया गया, फिर जो है लोग क्या हो पाए तो सुरक्षित हो पाए। तो इस तरीके से जो है निदान के बारे में जो है कहां बताया गया, चरक संहिता में बताया गया है। इसके बाद इसमें जो है भ्रूण विज्ञान के बारे में बताया गया, जैसे बच्चों के जन्म लेने से लेकर के बचपन में लालन पालन, इन सभी विधियों के बारे में जो है आपको चरक संहिता में जानकारी देखने को मिलती है। चरक को आनुवांशिकता का भी ज्ञान था, आनुवांशिकता के मूल सिद्धांत के बारे में भी जो है चरक साहब ने बताया है, कैसे जो है बच्चों का जन्म होता है और बच्चों के जन्म होने के बाद किस प्रकार से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विकास हो पाता है, हमारे गुण जो है हमारे बच्चे में कैसे जा पाते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी किसके पास थी, तो चरक ऋषि के पास थी, और चरक ऋषि ने इन सभी को समाहित करके जो है चरक संहिता को लिखा था। फिर ये पुस्तक इतनी फेमस हुई कि चरक संहिता जो है अनेकों देशों में जो है अनुवाद करके प्रयोग में लाया गया, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला था बच्चे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चरक संहिता के बारे में आपसे पेपरवा में पूछल जाएगा तो क्या आप लोग चरक संहिता पर अपनी टिप्पणी कर सकते हो? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहां से देखिए ये आपका 2 क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखेंगे बच्चा जी, अगला सवाल जो है आपका तीसरा सवाल, जो कि आपका सुश्रुत संहिता है। ये भी चरक संहिता के समान ही है, लेकिन चरक संहिता में आप लोगों ने देखा था कि यहां पर जो है शरीर से संबंधित, शरीर के विज्ञान या फिर निदान या फिर भ्रूण विज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त थी, लेकिन यहां पर देखिएगा तो आपको जो है शल्य चिकित्सा से संबंधित जानकारी मिलती है। किससे संबंधित जानकारी मिलती है बच्चे? शल्य चिकित्सा से संबंधित जानकारी जो है आपको सुश्रुत संहिता में देखने को मिलती है। यह भी एक ग्रंथ ही है, संहिता है मतलब ग्रंथ है कि नहीं? अब देखो इस ग्रंथ को लिखा किसके द्वारा गया है, तो सुश्रुत ऋषि के द्वारा लिखा गया है। सुश्रुत ऋषि जो है एक शल्य चिकित्सा के लिए जो है सुश्रुत संहिता लिखते हैं। और सुश्रुत संहिता जो है प्यारे बच्चे, आप कहोगे कि यह भारतीय शल्य चिकित्सा का एक काफी प्रसिद्ध बुक माना जाता है, जिसमें सुश्रुत साहब के द्वारा जो है शल्य चिकित्सा की सभी विधियों के बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि मैं आपको अभी आगे बताता हूं कि इसमें कौन कौन सी चीजों का विशेष रूप से वर्णन देखने को मिलता है। इन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया था उन सभी अनुभव को जो है अपने इस संहिता में दर्शा दिया। उन्होंने इस संहिता में लिखा है कि चिकित्सा विज्ञान के जो भी विद्यार्थी होंगे, मृत शरीर के विच्छेदन से ही वह अपने कार्य को क्या बना सकते हैं, कुशल बना सकते हैं। जैसे देखिए आप कहीं भी मेडिकल कॉलेज वगैरह में जाइएगा तो वहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और बहुत डॉक्टर्स होते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चे जो है वहां पर क्यों होते हैं? वहां पर एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? तो मृत शरीर पर जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सुश्रुत साहब यही बताते हैं कि जब तक कोई भी मेडिकल के स्टूडेंट्स अगर मृत शरीर का विच्छेदन नहीं करेगा, मृत शरीर पर अपनी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, तो वो कभी भी जो है अपनी कार्य में बिल्कुल कुशलता हासिल नहीं कर सकता है। यह आपके सुश्रुत संहिता का कहना है। चलिए आगे देखेंगे, इस संहिता में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में सुश्रुत साहब ने बताया है। जैसे देखिए तो शल्य चिकित्सा के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की बात करते हैं तो इसने जो है लगभग 101 उपकरणों की सूची तैयार करके जो है हमें प्रस्तुत किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने हमें यह भी बता दिया कि देखो मैं जो आपको 101 उपकरण के बारे में बता रहा हूं, केवल इतने ही जो उपकरण है वह उपयोग में नहीं आएंगे। अगर आपको आवश्यकता अनुरूप लगता है कि हम इसमें कुछ और उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और आप में अगर क्षमता है कि हम उस उपकरण को तैयार करें, तो आप उस उपकरण को जो है स्वयं से भी क्या कर सकते हैं बच्चे, तैयार कर सकते हैं। ऐसी जानकारी जो है सुश्रुत साहब के द्वारा बताया गया। अब इसके द्वारा तैयार की गई जो भी उपकरण थी उसमें जैसे कि चिमटियां हो जाता है, चाकू हो जाता है, सुइया हो जाता है, सलाइयां हो जाता है, या फिर नलिका आकृति वाली जो है उपकरण हो जाते हैं। ये सब उपकरण जो है आपको सुश्रुत साहब ने तैयार करके दिया, बताया कि भाई इसका आप उपयोग करेंगे शल्य चिकित्सा में। बाकी अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आप जो है समय अनुसार उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। उस उपकरण का जो है खुद से निर्माण अगर कर सकते हो तो कर सकते हैं। शल्य चिकित्सा से पहले उपकरणों को क्या करना है, तो गर्म करना है। इसने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये बताई कि शल्य चिकित्सा जब भी आप किसी भी मरीज का इलाज कर रहे होते हैं, उसके इलाज से पहले जो भी आपके पास उपकरण है उस इलाज में उपयोग होने वाला, उस उपकरण को क्या करो, गर्म पानी में पहले धो लो। अब ऐसा करने से क्या होता है, तो इसने बताया कि देखो जैसे कि कोई भी उपकरण हो, अगर आप उसको गर्म पानी से उपयोग करते समय नहीं धोते हो तो हो सकता है उस पर कोई कीटाणु होगा, और उस पर अगर कोई कीटाणु है, आप किसी मरीज का फिर उससे इलाज करते हो
तो हो सकता है कि वो कीटाणु उस मरीज के शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसके अंदर जो है दूसरी बीमारी भी फैल सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी शल्य चिकित्सा में उपयोग आने वाले जो है उपकरण है, उस उपकरण को कीटाणु रहित बनाने के लिए पहले क्या करो, गर्म पानी में धो। गर्म पानी में धोने के बाद उसका जो है आप शल्य चिकित्सा में उपयोग कर सकते हैं। ऐसी जानकारी जो है आपको सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ऋषि के द्वारा दिया गया है। साथ में इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई है, जैसे कि देखिए इन्होंने बताया है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में इन्होंने काफी दक्षता हासिल की थी, और अपनी दक्षता हासिल करने के आधार पर जो है इन्होंने क्या किया, तो अपने इस ग्रंथ में वो सारी बात बताई। और इन सब के आधार पर जो है सुश्रुत साहब को पूरे विश्व में प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी का जो जनक है यह पूरे विश्व में किसको माना जाता है, तो आप कहोगे सर सुश्रुत को माना जाता है। सुश्रुत संहिता में आपको नाक, कान, ओठ, इसके बाद जो है इन सभी चीजों की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी दिया गया। किस प्रकार से नाक का प्लास्टिक सर्जरी किया जा सकता है, कान का या फिर ओठ का प्लास्टिक सर्जरी किया जा सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको सुश्रुत संहिता में देखने को मिल जाती है। क्लियर है बच्चे? सुश्रुत संहिता क्या है? सुश्रुत संहिता जो है आपका चरक संहिता की तरह ही काफी फेमस रहा था। चरक साहब की जो चरक संहिता थी उसके तरह ही सुश्रुत साहब की जो है ये सुश्रुत संहिता है, और ये भी काफी ज्यादा चर्चित रहा था आपके चिकित्सा के क्षेत्र में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये दोनों संहिता अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेपर में प्यारे बच्चे याद रखिएगा, इस दोनों संहिता में से एक संहिता आपके क्वेश्चन में आना निश्चित है। अब चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शून्य के आविष्कार को समझाइए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले साल भी जो है कई सारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। जिसमें नहीं पूछा गया था वो बच्चे तैयार कर लो, वहां ये क्वेश्चन आ सकती है। शून्य के आविष्कार की अगर हम बात करते बच्चे, तो देखो इसका आविष्कार जो है सबसे पहली बार किसके द्वारा किया जाता है, आर्यभट्ट के द्वारा किया जाता है। अब आर्यभट्ट, जिसे हम लोग फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, गणित के पिता के रूप में जानते हैं, इनके द्वारा 5वीं सदी ईसा पूर्व में क्या किया गया था, तो शून्य के महत्वों के बारे में लोगों को बताया गया था। हालांकि इससे पहले भी शून्य की जो है प्रयोग देखी गई थी। वह प्रयोग जो है आपके बक्साली पांडुलिपि में देखा गया था, जो कि बक्साली पांडुलिपि 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है यह विकसित हुआ था। उसमें ही आपको जो है शून्य का प्रयोग देखने को मिला था। लेकिन मौलिक रूप से जो शून्य का प्रयोग है प्यारे बच्चे, वह आपको आर्यभट्ट के द्वारा जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दिखाया गया। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं बक्साली पांडुलिपि की, जिसमें शून्य का उपयोग पहले देखा गया था, उसमें जो शून्य है यह शून्य केवल और केवल एक बिंदु के समान प्रयुक्त हुआ था। किसके समान बच्चे? एक बिंदु के समान प्रयोग हुआ था, बाकी इसका कोई और वहां उपयोग नहीं था। लेकिन उसका विकास क्रम जैसे ही आगे बढ़ा, आर्यभट्ट ने जो है जीरो के उपयोग के बारे में लोगों को बताया, शून्य के उपयोग के बारे में बताया, तब जाकर के जो है 628 ईसा पूर्व में भारत के एक महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी थे, उन्होंने शून्य के सिद्धांत को परिभाषित किया और शून्य के बारे में लोगों को बताई। पहले आर्यभट्ट बताएं, फिर 628 ईस्वी में जो है आपके गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के द्वारा एक शून्य के संबंध में सिद्धांत दिया गया, शून्य को परिभाषित की गई। फिर आगे चलकर जो है ब्रह्मगुप्त ने शून्य को जो है शून्य के लिए एक प्रतीक को विकसित किया। जो शून्य है यह केवल एक प्रतीक के रूप में विकसित होगा, है ना, जो संख्याओं के नीचे एक बिंदु के समान स्थित होगा, ऐसा ब्रह्मगुप्त ने बताया था। लेकिन आर्यभट्ट ने इसको काफी चरम तक आगे ले जाने का प्रयास किया। इन्होंने जो है दशमलव प्रणाली में शून्य के इस्तेमाल के बारे में चर्चा किया। आर्यभट्ट ने क्या बताया बच्चे? दशमलव प्रणाली में शून्य का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ इसने यह भी बताया कि जो शून्य है यह शून्य होने या फिर ना होने, इन सभी चीजों का प्रतीक है। जैसे देखिए शून्य की बात करते हैं, अगर कोई एक संख्या है, मान लो 1 लिख लिया हमने, इसके पहले अगर 0 लगा देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। यहां लिखेंगे तो यो, नहीं लिखेंगे तो यो, कोई फर्क नहीं। लेकिन देखो यहां पर इसके आगे 0 लगा देते भैया, इसका महत्व बढ़ जाता है। अब ये 1 से 10 बना दिया इसको। तो यहां पर शून्य के होने या शून्य के ना होने, इस दोनों के बारे में जो है आपको आर्यभट्ट साहब बताते हैं। जैसे आप अपने खुद से इसको रियलाइज कर सकते हो, भाई शून्य का आपके जीवन में कैसा महत्व है। भैया शून्य आपको यह बताता है कि आप हर जगह प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, हर जगह आपका दर्जा जो है एक समान नहीं हो सकता। कहीं आपके दर्जे कम होंगे, कहीं आपके दर्जे जो है ज्यादा होंगे। समझ गए ना? ये आपको जानकारी शून्य से देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो है स्थानीय मानों में भी इसका प्रयोग आर्यभट्ट ने बताया है। जैसे मान लो कोई संख्या है 5, 6, 7, 8,
ये संख्या लिख दिया हमने। अगर इसमें मैं आपसे 6 का स्थानीय मान पूछूं तो 6 का स्थानीय मान देखो यहां पर आपका 600 होगा। तो शून्य की महत्ताओं के बारे में कुछ इस प्रकार से जो है स्थानीय मानों के निरूपण में बताया गया आर्यभट्ट के द्वारा, समझ गए। और शून्य जो है आपका बच्चे यह आपके कंप्यूटर का एक मूल आधार भी माना जाता है। तो इस तरीके से आप लोग शून्य के आविष्कार और इसके महत्वों के बारे में लिख सकते हैं। अब बताइए कमेंट करके क्या आप लोग शून्य के बारे में लिख सकते हो कि नहीं, शून्य का जो है आविष्कार किस प्रकार से होता है, कैसे इसका विकास क्रम आगे बढ़ा, क्या इसका महत्व है, ये सारी जानकारी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर चीजें समझ में आ गई है एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बच्चे आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आया या नहीं आया। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भारतीय कृषि की विशेषता क्या है, हमें भारतीय कृषि की विशेषता के बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर भारत की जो कृषि है उसकी क्या विशेषताएं रही है। तो सबसे पहली विशेषता आप देखोगे हमारे भारत की कृषि में कि यहाँ की जो भूमि है वह उसका क्या देखने को मिलता है, तो असमान वितरण देखने को मिलता है। असमान वितरण कहने का मतलब है कि कहीं भी किसी के साथ जो है समान रूप से उसका वितरण पाया नहीं जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि 1985-86 में एक जनगणना हुआ था, सर्वे हुआ था। उस सर्वे में ऐसा बताया गया कि जो सीमांत जोतों की संख्या है, सीमांत जोतों यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो लोग जो है किसान हैं, उसकी संख्या कितनी है बच्चे, तो 5.68 करोड़ है। कितने करोड़ है बच्चे, ये बहुत पहले की बात है। देखो 1985 और 1986 की बात कर रहे हैं हम, अभी तो 2024 चल रहा है। तो उस समय ऐसा बताया गया था कि जो सीमांत किसान है जिसके पास जो है 1 हेक्टेयर से जो है कम भूमि है खेती करने के लिए, उसकी संख्या लगभग जो है 5.68 करोड़ है, जो कि कुल जोतों का कितना है तो 58%, ठीक है, लगभग 58% आप कह सकते हो। कहने का मतलब जो पूरे कृषि भूमि है उस कृषि भूमि के आधार पर इसका जब आकलन करते हैं तो लगभग जो है 58% यानी कि 50% से ज्यादा ऐसे किसान हैं जो कि सीमांत किसानों की श्रेणी में आता है, जिसके पास जो है भूमि का जो मात्रा है वो काफी कम देखने को मिलता है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से जो हमारे भारत में कृषि की जो व्यवस्थाएं हैं, यहां पर बच्चे भूमि का जो है बिल्कुल असमान तरीके से वितरण किया गया है। साथ में आप देखोगे कि मुद्रा की जो है यहां पर सीमित प्रयोग देखने को मिलती है। अब मुद्रा का सीमित प्रयोग कहने का मतलब यह है कि देखो यहां पर अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली जैसी जो है प्रक्रियाएं चलती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो आप इस बात से समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत में आप देखोगे कि अपने क्षेत्रीय इलाकों में जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करने आता है, हालांकि अब धीरे धीरे ये प्रथाएं खत्म होती जा रही है, लेकिन पुरातन समय की बात करते हैं, बहुत थोड़े से पहले आगे जाते हैं तो आप वहां पर देखोगे कि जब कोई भी किसान हमारे खेत में काम करने के लिए आता था, कोई भी मजदूर, तो हम उसको जो है मजदूरी के तौर पर अनाज वगैरह दे देते थे, खिला उला देते थे कुछ भी, और कुछ अनाज दे करके उसको विदा कर देते थे, है कि नहीं। तो ये आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान लेना होता है तो उस सामान के बदले हम कोई दूसरा सामान देते हैं, यह आपका वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहां पर मुद्राओं का प्रयोग जो है यह सीमित मात्रा में देखने को मिलती है। लगभग 55% जो है ऐसे विनिमय क्षेत्र है जहां पर आप देखोगे कि ऐसा देखने को मिलता है। और अगर खाद्यान्न के क्षेत्र में बात करेंगे तो लगभग आपको 100 में से 60% ऐसा जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके जो है मुद्रा की सीमित प्रयोग अभी भी आपके कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे तो अगला जो इसकी विशेषता रही है वह है कृषि क्षेत्र पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या। अब देखो भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है बच्चे। भारत क्या माना जाता है, कृषि प्रधान देश माना जाता है। और यहां पर लगभग 50% से ज्यादा आबादी, वैसे तो हम 60% एबव जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 50% से ज्यादा आबादी जो है बच्चे कहां आश्रित है, तो खेती पर आश्रित है कि नहीं। ये लोग कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य से जो भी उपार्जित करते हैं उससे जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि भारत के जो क्षेत्र हैं, भारत के क्षेत्रों में आप देखोगे कि कृषि क्षेत्र पर जो है आश्रित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक है। इससे जो है भारतीय कृषि में क्या होती है, तो पूंजी की अपेक्षा जो है श्रम अधिक लगता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद आगे देखोगे कृषि क्षेत्र में कि कृषि में जो है खाद्यान्न की प्रमुखता देखने को मिलती है। समस्त कृषि क्षेत्र में लगभग जो है 69% भाग जो है या खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। कितने परसेंट भाग, लगभग 100 में से 69% भाग पर प्यारे बच्चे जो है खाने वाले फसलों का उत्पादन किया जाता है।
इसका कारण यह है कि देश में असंख्य छोटे छोटे किसान जीविका निर्वाहन के लिए जो है खेती कार्य किया करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए वो खेती कार्य किया करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई जीवन यापन तो हम खैला से ही चलेगा, जब तक खाना नहीं खाओगे तो जीवन यापन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो वैसी स्थिति में जो है यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ के जो किसान हैं वह अधिकांशतः जो है या खाद्यान्न फसलों की ज्यादा जो है पैदावार करती है। इसके आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिश्रित खेती भी देखने को मिलती है। मिश्रित खेती जैसे कि देखिए अभी आप लोग देखते होंगे कि गेहूं का सीजन आ रहा है कि नहीं। अभी गेहूं का सीजन आ रहा है तो लोग खेतों में क्या करेगा, गेहूं बोएगा, ठीक है। लेकिन गेहूं बोने के साथ साथ क्या करता है, उसी खेत में वह सरसों डाल देगा, है ना, सरसों डाल देगा, या फिर मान लीजिए कोई भी और भी दलहन फसलें होती है, वह दलहन फसलें प्यारे बच्चे क्या करता है तो उसके साथ बो देता है। तो जब एक से अधिक फसलों को जब हम एक साथ उगाते हैं तो वही फसल उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चे, तो मिश्रित खेती कहलाता है। और यहां पर जो है आपको काफी ज्यादा मात्रा में ऐसी खेती देखने को मिल जाती है, समझे कि नहीं। तो ये सारी जो विशेषताएं रही है हमारे भारतीय कृषि की विशेषता रही है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको हमारे भारत की जो कृषि व्यवस्थाएं हैं उसकी विशेषताएं समझ में आ गई होगी कि आखिर कौन कौन सी विशेषता हमारे भारत की कृषि में देखने को मिलती है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चे, क्या आप लोगों को ये सारा चीज अच्छे से क्लियर है। तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस प्यारे बच्चे, भारत के प्रमुख बंदरगाह पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बंदरगाह, बंदरगाह क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। बंदरगाह जो होता है प्यारे बच्चे, जैसे देखिए तो किसी भी नदी के तट पर किसी भी नदी के तट पर बनाया गया क्षेत्र होता है जहां से क्या होता है तो एक देश से दूसरे देश किसी भी सामानों का आयात निर्यात किया जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो ये आपका बंदरगाह कहलाता है। चलिए, अब वैसे भी समुद्र के किनारे ना हो तो ये जरूरी नहीं है कि ये समुद्र के किनारे ही होगा, किसी भी क्षेत्रों को बंदरगाह बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अब तो मान लीजिए पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि समुद्री मार्ग से केवल यातायात होती थी, है ना। कोई भी सामानों को ले जाना है ले आना है अपने देश में तो समुद्री मार्ग का इस्तेमाल होता था। आज तो मान लीजिए वायुयान का उपयोग होता है कि नहीं, आज रेलवेज चल रही है। तो धीरे धीरे जो है इसमें भी काफी सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर भारत के बंदरगाहों की बात करें तो वैसे तो भारत में बहुत सारे बंदरगाह हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो है कुछ बंदरगाहों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो है आपका क्या है तो कराईकल बंदरगाह। कराईकल बंदरगाह प्यारे बच्चे आपको यह तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु राज्य के तट पर यह अवस्थित है, किंतु यह आप ऐसा देख सकते हो कि यह आपका जो एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है, यह पांडिचेरी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बच्चे, यह आपका कराईकल बंदरगाह जो है, ऐसा तो आप ये कह सकते हो कि तमिलनाडु राज्य के तट पर स्थित है, लेकिन यह अवस्थित कहां है बच्चे, तो यह ऐसा माना जाता है कि यह पांडिचेरी का एक हिस्सा है, समझे। तो ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि कराईकल बंदरगाह कहां है, ठीक है। तो यह आपके पांडिचेरी का हिस्सा है जो कि तमिलनाडु राज्य के तट पर अवस्थित है। अगला देखो तो अगला आपका जो है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह प्यारे बच्चे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, समझ गए ना। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो आप कहोगे सर मुंबई बंदरगाह, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि भारत का जो व्यापारिक राजधानी माना जाता है बच्चे, व्यावसायिक राजधानी माना जाता है, वो किसको माना जाता है, मुंबई को माना जाता है। यहां पर समुद्री मार्ग काफी ज्यादा हैं, है कि नहीं। तो इसके कारण जो है यहां पर सबसे बड़ा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। भारत का सर्वाधिक व्यापार जो है आपको इसी बंदरगाह से देखने को मिलती है, और यह एक प्यारे बच्चे प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। चलिए तीसरा बंदरगाह की बात करते हैं तो कुद्रेमुख। कुद्रेमुख बंदरगाह जो है प्यारे बच्चे आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कुद्रेमुख बंदरगाह कहां है तो क से कुद्रे और क से कर्नाटक, समझ गए ना। और यहां से क्या होता है तो बड़े बड़े लौह अयस्कों का भंडारण क्षेत्र यहां है, तो यहां से जो है लौह अयस्कों का क्या किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। आप देखोगे कि यहाँ के जो लौह अयस्क है वह क्या कहते हैं तो न्यू मंगलोर बंदरगाह से जो है पश्चिमी देशों में निर्यात किया जाता है, मतलब पश्चिमी देशों में भेजा जाता है, जो कि आपके कहां से संभव होता है तो कुद्रेमुख बंदरगाह से संभव होता है। चलिए अगले देखते हैं बंदरगाह की बात करें तो आपका जवाहर नेहरू बंदरगाह हो जाता है। जवाहर नेहरू बंदरगाह यह आपको महाराष्ट्र में है। मुंबई की महाराष्ट्र जो कि क्या है तो एक राज्य है जिसकी राजधानी आपका मुंबई हो जाता है। यह महाराष्ट्र में ही आपका जवाहर नेहरू बंदरगाह है, और यह बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा जो है कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है, समझ गए ना। जैसे यहां पर देखो तो आपका जो मुंबई बंदरगाह था यह प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है, और वहीं जवाहर नेहरू बंदरगाह जो है यह आपका एक भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है। और आखिरी में जो है आप पांचवा बंदरगाह याद रखोगे, कांडला बंदरगाह, जो कि आपके गुजरात के कच्छ में देखने को मिलेगा, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह।
और कांडला बंदरगाह जो है मुख्य रूप से आयातक बंदरगाह है, मतलब यहां से जो है कोई भी वस्तुएं हमारे देश के अंदर आती है। इस बंदरगाह से मुख्यतः जो है पेट्रोलियम, उर्वरकों, इन सभी का आयात किया जाता है। उत्तर भारत में सबसे अधिक आपूर्ति जो है कांडला बंदरगाह से ही की जाती है, यानी कि जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत का क्षेत्र जिसमें बिहार वगैरह सब आ जाता है, झारखंड आ जाता है, इसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश वगैरह सब आ जाता है, तो ये सब जो है आपके क्या कहते हैं, तो उत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं। और यहां पर जो अधिकांश संसाधनों की आपूर्ति की जाती है वह कांडला बंदरगाह के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग जो है भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में लिख सकते हो। आपको ये 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। मैंने आपको कल भी बताया था एक क्लास के माध्यम से, जहां पर मैंने बताया था कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। उस वीडियोज के माध्यम से प्यारे बच्चे जो है आप देख सकते हो कि मैंने बताया क्या आपको कि कम लिखो, ऑथेंटिक चीजों को लिखो, और वहां से आपको बेहतर नंबर मिलने की पूरी संभावनाएं रहेगी। अब ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे तो गेस पेपर वाला छपंता वाला रहता है, वो जा करके सीधे क्या करता है, तो गेस पेपर फाड़ के ले गया और छापना शुरू किया। भैया ज्यादा लिखोगे, गेस पेपर की लैंग्वेज कुछ अलग होती है, मैं जो आपको बता रहा हूं उसकी लैंग्वेज कुछ अलग होती है, तरीके कुछ अलग होता है। वैसे स्थिति में जो है उस बच्चों को नंबर तो कम मिलना ही मिलना है जो गेस पेपर से छापता है, समझे कि नहीं। तो आपको ये सारा चीज ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो नहीं देखने को मिली है तो आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। चलिए आगे आइए बच्चे, हम लोग बात करेंगे। तीसरा सवाल आपका आज क्या रहने वाला है। तीसरा सवाल है बच्चे कि भारत में औद्योगिकरण पर क्या करना है, आपको एक लेख लिखना है। औद्योगिकरण कैसे विकास हुआ औद्योगिकरण का। तो औद्योगिकरण के विकास की अगर हम बात करते बच्चे, भारत में, हमारे भारत के अंदर उद्योगों का विकास कैसे हुआ, तो औद्योगिकरण की अगर हम बात करें तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो है इसका विकास क्रम देखने को मिलता है। क्योंकि अंग्रेजी शासक जब हमारे भारत देश में आता है तो यह यहां पर क्या करता है, तो काफी सारे उद्योगों का विकास करना शुरू करता है, क्योंकि वो व्यापार के उद्देश्य से यहां पर आया था। और व्यापार तो भाई उद्योग धंधे का एक क्षेत्र होता है, इसलिए जो है ऐसा हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी व्यवस्था जो थी वह भारत में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया। हालांकि इस विकास क्रम से उसे मुनाफा बहुत हुआ, ठीक है, बहुत सारे मुनाफे, बहुत सारी सामानों को जो है यहां से लूट कर ले गया अंग्रेज। लेकिन होता क्या है, देखो वह औद्योगिक व्यवस्था की जो शुरुआत यहां पर करता है तो इससे उसको मुनाफा तो हुआ, लेकिन भारत में भी जो है एक माध्यम बन गया। यह भारत में माध्यम जो है उद्योग के लिए यह एक माध्यम बनकर उभरा, और जिससे जो है हमारे भारत में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो पाया। देश के चारों ओर आप देखोगे कि रेलवे संसाधन का जो विकास क्रम देखने को मिलता है, यह सब किसके कारण हुआ था। रेलवे का जो विकास होता है, बताइए आप लोग कमेंट करके कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी, फटाफट से बताओ तो बच्चे। भारत में सबसे पहली बार जो रेलवे चलाई गई थी वह कब चलाई गई थी और कहां से कहां तक चलाया गया था, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब देखिए समझे बच्चे, यहां पर रेलवे संसाधन का जब विकास होता है तो इसका विकास जो है यह ब्रिटिश शासकों के द्वारा ही किया जाता है। अब यह क्यों किया जाता है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य था कि हम छोटे से छोटे शहरों में, छोटे से छोटे जगहों पर जाकर के क्या कर सकेंगे, तो वहां से संसाधनों को इकट्ठा कर पाएंगे, वहां से सभी वस्तुओं का क्या कर पाएंगे, तो अपने लिए जो है यहां से निर्यात कर पाएंगे। और जो भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र का जो भी वस्तु होगा, जैसे यहां पर आने के बाद वह चाय का उत्पादन किया, चाय बेचा लोगों के बीच, है कि नहीं, तो वह जो है हर एक सुदूर क्षेत्रों तक भी क्या किया जा सके, उसको पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से जो है उन्होंने रेलवे संसाधन का विकास कर दिया। चलिए आगे देखेंगे तो अंग्रेजी सत्ता ने जो है इससे लाभ तो अवश्य लिए, लेकिन भारत में क्या हुआ, तो लोगों के अंदर एक औद्योगिक चेतना का विकास हुआ। रेल, वायुयान, इंजनों, इन सभी के आविष्कार के कारण जो है भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियां जो है यह फलने फूलने लगी। और जब भारत में नगरीकरण की प्रक्रियाएं फलने फूलने लगी तो फिर देसी विदेशी कंपनियों के सहयोग से जो है यहां पर अनेकों कल कारखाने खुल गए, उद्योग धंधे खुल गए, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जो है अधिकता देखने को मिली। और जब यह मान लीजिए कल कारखाने खुलेंगे, औद्योगिक धंधे खुलेंगे, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक समय जहां से गांव के लोग जो है नगरों की ओर पलायन करते थे, परिवार समेत जो है यहां से चल जाता था कि भाई दूसरे जगह जाएंगे, वहां रहेंगे, कमाएंगे, फिर अपना जीवन यापन करेंगे। तो जब यहां पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होना शुरू हो गया तो बच्चे जो है क्या होता है, तो ये पलायन वगैरह रुक जाता है कि नहीं। भारत में जो है शहरीकरण की व्यवस्था ये सुदृढ़ हो जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए उद्योगों या फिर कल कारखानों के खुलने से जो है पर्यावरण की जो है प्रदूषण होने लगती है।
फिर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए कहीं से हमें लाभ मिल रहा है तो थोड़ी बहुत जो है हमें हानियां भी उठानी पड़ती है। तो एक तो हुआ कि भाई लोगों का पलायन रुकना शुरू हो गया कि भाई लोग जो है अब घर द्वार छोड़ करके दूसरे जगह नहीं जाने लगे काम धंधा करने, उसको जो है रोजगार अपने क्षेत्र में मिलना शुरू हो गया उद्योग धंधों के विकास से होने के कारण। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि भारत में जो है बच्चे किस प्रकार से जो है औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ। आज अगर बात करते हैं तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र तो ठीक है विकसित हो गया, लेकिन आज ये औद्योगिक क्षेत्र प्यारे बच्चे जो है टेक्नोलॉजी में डेवलप होता जा रहा है। भारत ही नहीं पूरे विश्व की बात कर लेते हैं हम, पूरे विश्व में बच्चे जो है आज टेक्नोलॉजी काफी चरम सीमा पर पहुंच गया है। और टेक्नोलॉजी जिसके आधार पर जो है दुनिया क्या कर रही है, तो अब एक आधुनिकता को व्यक्त कर रही है। वो दिखा रहा है कि हम एक परिवर्तन के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। किसके तौर पर बच्चे? परिवर्तन के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो आज मान लीजिए कोई कंपनियां जैसे मान लीजिए काम करवाती थी तो वहां पर लोगों को जाना पड़ता था, वहां पर रह करके वहां पर वह काम धंधे करता था। लेकिन आज वर्क फ्रॉम होम होता है, घर बैठकर आप जो है बहुत सारे कामों का अंजाम दे सकते हैं, है कि नहीं? तो ये किसका दिया हुआ है बच्चे? ये टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है। तो औद्योगिकरण के साथ साथ जो है अब धीरे धीरे हम लोग एक प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुके हैं। इससे आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें आप ऐसे देखने को मिलता है कि जो हमारी पुरानी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं इन सभी में जो है काफी ज्यादा परिवर्तन हो गया है, जिससे हम ये बात स्पष्ट हो जाता है कि पुराने समय की कुछ यादें जिसको हम पीछे की तरफ छोड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी की जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को प्यारे बच्चे अपने भविष्यों को जो हमारे अनिश्चितकालीन समय के लिए जो है एक तरीके से जो है वह क्या था तो गिरा हुआ था, उस गिरे हुए स्तर को हम छोड़ करके एक आगे नए ऊंचाई तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आप लोग यहां पर देखिए भारत में जो औद्योगिकरण का विकास किस प्रकार से हुआ, औद्योगिकरण पर भारत में जो है एक टिप्पणी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी चीजें तो आप सभी लोग जानते हो कि कैसे कैसे हमारे भारत में उद्योग धंधों का विकास हुआ और विकास होने के साथ साथ कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए आज टेक्नोलॉजी के दौर में आ गए हैं। सारी चीजें अब जो है यह मशीनरी के द्वारा होता है एकदम खतरनाक तरीके से, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में वनों के 4 लाभ बताइए। अब भारत में वन के क्या क्या लाभ है भाई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल जो है आप देखोगे कि शायद ये बीआरबीयू में पूछा गया था, बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो बाकी जिस यूनिवर्सिटी में ना पूछल गया है उसमें पूछा जा सकता है, आप तैयार कर लो। देखो भारत में वन के 4 लाभों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो भाई हमको वन से लकड़ी मिलता है कि नहीं? जलाने के लिए लकड़ी। इसके साथ साथ जो है आप बहुत सारा काम में लकड़ी का प्रयोग करते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी लकड़ी का जो है सामान बनाना हो, जैसे चौकी आपका या पलंग हो जाता है, कुर्सी हो जाता है, टेबल हो जाता है। इस तरीके से जो है आप बहुत सारी चीजों का निर्माण जो है लकड़ी के माध्यम से करते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है बच्चे? ये सब हमें वन से मिलता है। इसके साथ साथ जो है लकड़ियों का हम व्यापार भी करते हैं बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए देवदार का पौधा हो गया, चीड़ का पौधा हो गया, शीशम का पौधा हो गया, चंदन का पौधा हो गया, ठीक है? ये सब जो है क्या होता है बच्चे, तो इसका हम लोग व्यापार करते हैं, एक देश से ये दूसरे देश भी जाता है ना? इसके साथ साथ आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी लकड़ियां हैं जिसके जरिए क्या होता है तो और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसका हम कृषि यंत्र के उपयोग में काम करते हैं, या फिर मान लीजिए रेलवेज के डिब्बे वगैरह के निर्माण में। अब तो मान लीजिए ये सब जो है लकड़ियों से ना बना करके किससे बनाया जाता है, तो ये अब लोहे के निर्माण से, लोहे के द्वारा निर्मित किया जाता है। पहले वाला ट्रेन सब देखिएगा तो उसमें रेलवे के डिब्बा सब जो बनाया जाता था, ठीक है, ये सब किससे बनाया जाता था बच्चे? लकड़ियों के माध्यम से बनाया जाता था। इसके बाद देखिए तो आपके और भी कई सारे जो है प्रयोग हो जाते हैं आपके लकड़ी के। आगे लकड़ी के प्रयोग की बात करेंगे तो यहां से आपको जड़ी बूटी अभी मिलती है। वनों से हमको क्या मिलता है बच्चे? जड़ी बूटी मिलती है। जड़ी बूटी जो कि आपको काफी ज्यादा जो है फायदे पहुंचाती है। आज मान लीजिए आपका जो है केमिकल्स युक्त मेडिसिन चलता है, आपके जड़ी बूटियों का जो है कोई यहाँ पर महत्व अब नहीं रह गया है। लेकिन एक समय होता था जहां पर मान लीजिए इतनी ज्यादा जो है केमिकल्स दवाएं उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, इतना ज्यादा साइंस डेवलप नहीं था। उस समय सारी चीजों का निदान जो है यह जड़ी बूटियों के माध्यम से होता था। और ये जड़ी बूटियां जो है हमें कहां से मिलती थी बच्चे? तो वनों से मिलती थी। समझे कि नहीं समझे? इसके बाद जो है दवाइयों के निर्माण के लिए, औषधियों के निर्माण के लिए हम क्या करते थे, तो वनों की जो पेड़ पौधे होते थे उसकी जड़ें, उसकी फल या फिर उसकी पत्तियां या फिर उसकी टहनियां, इन सब से प्रयोग करके क्या करते थे तो औषधि बनाते थे। यह सब हमको कहां से मिलता था? वन से मिलता था।
इसके बाद आप देखोगे कि वन में आपको बहुत सारे जो है सुगंधित द्रव या फिर तेलों की प्राप्ति भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए चंदन हो गया आपका, नीम हो गया आपका, तारपीन हो गया आपका, इस सब का तेल बनता है बच्चा जी। क्या बनता है? इस सब से तेल की हमें प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ जो है आप बहुत सारी लकड़ियां, फल फूल, ये सब भी आप वनों से प्राप्त कर पाते हैं। वनों से प्राप्त आपको जो है बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो आपको सुगंधित द्रव देती है, और वह सुगंधित द्रव जो है बच्चे दूसरे देश में भी क्या किया जाता है, तो भेजा जाता है। इसके बाद जो है यहाँ से हमें चारागाह क्षेत्र भी देखने को मिलती है। वनों में जो है पशुओं को चराने के लिए एक पर्याप्त स्थान मिल जाता है, जहां पर पशु जाकर के क्या कर पाते हैं बच्चे, तो वहां पर जो है चारण क्रिया कर पाते हैं, घास फूस को खाकर अपना जो है जीवन यापन कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भारत में जो वन के प्रमुख 4 लाभ हैं, वो 4 लाभ क्या क्या हैं। आपसे पेपर में पूछेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा बच्चे कि आप लोगों से जब पेपर में ये क्वेश्चंस आएगा तो क्या आप इसका आंसर कर पाओगे कि हमारे भारत में जो वन है उसके क्या क्या लाभ मिलते हैं हमें। तो इस तरीके से बच्चे आप लोगों ने अभी देखा 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से। अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को एग्जाम तक अच्छे से रिविजन कर लेते हो, इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो निश्चित कर लो कि यहां से ही आपके पेपर में 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो बनाने के लिए पूछा जाता है वो पूछा ही जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए अगर सेशन आपको बच्चे हेल्पफुल लगी है, मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगी। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ सारी की सारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। साथ में बाकी यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो निश्चित ही ज्वाइन कर लेना। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।